तेज सीरीज के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी मैथ और रीजनिंग जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 यानी कि लॉजिकल वेन डायग्राम तार्किक वेन आरेख के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, जो वर्कशीट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज आप वहां जाके पहले नोट्स डाउनलोड कीजिए, प्रिंट कीजिए, फिर क्लास कीजिए, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। इस टॉपिक की बात करूं तो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल इससे एक सवाल तो आरएएस के प्रीलिम्स और एसआई के अंदर पेपर 2 में आ ही जाता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात सर, जिनको पता है उनको तो अच्छी बात है, पर ये वेन डायग्राम होता क्या है? ये तो मतलब आई नो 90% लोगों ने सुना हुआ होगा, पर 10% लोग वो भी होंगे जो पहली बार इस चीज का नाम सुन रहे होंगे। देखो, वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में मान के चलिए कोई एक स्टेटमेंट है, उसको मैथमेटिकल रूप में या फिर डायग्रामेटिकल रूप में प्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें होता है ऐसे, मान लो कि कोई अगर आपको ऐसा बोले, हाँ पहली चीज बता दूं आपको मैं, इस टॉपिक के सवाल दो तरीके के बनते हैं। ठीक है, एक तरीके का सवाल ऐसा बनेगा जिसमें आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स देगा, फिर कुछ कंक्लूजन देगा। ठीक है, और सेकंड टाइप का सवाल ऐसे बनेगा जिसमें कुछ सवाल दिया हुआ होगा, जिसमें पहचानना होगा कि वेन डायग्राम बनाना है, या फिर सवाल ऐसे होगा कि वेन डायग्राम बना हुआ होगा, इसमें से कोई एक एंटिटी आपसे पूछी होगी। ठीक है, या फिर कोई एक रिलेशन आपको दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा वेन डायग्राम इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो मैक्सिमम सवाल है ना, वो हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हिंदी में कई बार क्या होता है, जो ये स्टेटमेंट्स है ना, जैसे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर बी, सम बॉयज आर गुड, ऐसे करके जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर बनते हैं, अगर आपने सवाल देखे हो पीवाईक्यू, तो वो हिंदी में थोड़े अजीब हो जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या है, हिंदी में गलती होने की संभावना हो जाती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंग्लिश में ही इसको करेंगे। और आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, इस टॉपिक के सवाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज आप इंग्लिश में ही करने की आदत डाल लीजिए। ठीक है, अगर आपको फुल प्रूफ होना है इस टॉपिक में और अच्छे से समझना है तो इंग्लिश समझिए। कोई ऐसी कोई इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल सी है, ऑल ए आर बी टाइप की, जो कि आपको आराम से समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, समझ में आ गया इंग्लिश वाला मैटर। टाइप के क्वेश्चन हम देख ही लेंगे आगे। ठीक है, मतलब 90% ऑफ सवाल इंग्लिश में ही करने हैं। इसके कौन से सवाल आप हिंदी में भी कर सकते हैं वो आपको पता पड़ जाएगा जब आप सवाल करेंगे तो। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं, आते हैं वापस से अपने टॉपिक पर कि वेन डायग्राम क्या होता है सर। मान लो मैं आपको एक स्टेटमेंट ऐसे लिख रहा हूं, ऑल ए आर बी, सभी जो ए है वो बी है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक हम सर्कल बनाएंगे ए का और उसके ऊपर एक सर्कल बनाएंगे बी का। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर जितनी भी बातें हैं वो सब बी के अंदर इंक्लूड हो रही हैं। क्या समझ में आया? कैसे सर्कल बनाते हैं? ऑल ए आर बी जब लिखा होगा, यानी ए छोटी चीज है, बी उससे बड़ी चीज है, बी के अंदर ए समाया हुआ है, ए की सारी बातें बी के अंदर है, तो ए का छोटा गोला, बी का बड़ा गोला। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल ए आर बी। अब इस स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है, वो निकलता है कि सम बी आर ए। इसका मतलब क्या हुआ? जब बी के अंदर एक गोला ए का है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो चीजें स्थित हैं, बीच में जो ए के अंदर जो चीजें स्थित हैं, वो बी का भी पार्ट है कि नहीं है? वो बी का भी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि ए है और कुछ पार्ट ऐसा है जो कि ए नहीं है, यानी कि सम बी आर ए एंड सम बी आर नॉट ए। ठीक है, दोनों बातें क्या हो गई, इसकी कंक्लूजन हो गई। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी पर बेस पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, फिर बता दूं शॉर्ट में, ऑल ए आर बी का मतलब ए एक छोटी एंटिटी है, बी एक बड़ी एंटिटी है, ए की जो सारी बातें हैं वो बी में शामिल हो रही है, ए का छोटा गोला, बी का बड़ा गोला। ठीक है, समझ में आ गई? कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कि जो ये वाला पार्ट है जो पूरा ए है, ये बी का भी पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम पार्ट ऑफ बी इज ए, सम बी आर ए, और कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कि ए नहीं है, यानी सम बी आर नॉट ए। दो निष्कर्ष इस चीज से निकल गए इस स्टेटमेंट से। ठीक है, एकदम बेसिक दो निष्कर्ष, और भी कुछ निकलेंगे तो आगे हम समझेंगे। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों के अलग अलग गोले। ठीक है, जो सिंपल बात है, कंक्लूजन निकालने वाली क्या बात होगी, तो इसमें उल्टा लिख दो आप, नो बी आर ए, जिसका कंक्लूजन हो जाएगा। लेकिन कुछ खास काम की बात नहीं है, नो बी आर ए, बस वो तो समझ में
आ ही रहा है, लेकिन बस समझ में जब भी नो की कंडीशन आएगी मतलब क्या है, अगला गोला आपको उससे बाहर बनाना है। ठीक है सर। तीसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब ये समझते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट में लिख के दे दे कि सम ए आर बी, तो कैसे बनाना है? तो हमें ऐसे बनाना है, दो गोले बनाने हैं जिसमें कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, समझ रहे हो? यानी कि ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो कि बी है, यानी कि ए के अंदर कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कि बी नहीं है। ठीक है, और सेम बात कि सम बी आर ए भी है, सम बी आर ए भी है, बी का भी कुछ पार्ट ऐसा है जो ए में आ रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट है। तो बात तो वही है कि चाहे आप सम ए आर बी लिख दो या सम बी आर ए लिख दो, बात एक ही है। पर आपको समझ में आना चाहिए, जब केवल सम वाली कंडीशन बोलेगा तो हम इस तरीके से गोले नहीं बनाएंगे, दो गोले बनाएंगे जिसमें क्या होगा, कुछ पार्ट कॉमन होगा। ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपको स्टेटमेंट ही ये दूं, ठीक है, इसका कंक्लूजन लिख लो आप, लिखना हो तो, कि सम ए आर नॉट बी, भी आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो उसका। ठीक है, और सम बी आर ए निकाल ही सकते हो। अब मैं इसका दूसरा स्टेटमेंट आपको दूं कि सम ए आर नॉट बी, मुझे एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब क्या इंप्लाइड है? इसका मतलब ये भी तो इंप्लाइड है कि कुछ ए बी है। मतलब जब आप बोल रहे हो कि कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब कुछ ए होंगे भी, तभी तो आप नहीं बोल रहे हो। यानी डायग्राम क्या बनेगा? सेम डायग्राम बनेगा, चाहे आप बोलो सम ए आर बी और जब आप बोलो सम ए आर नॉट बी, क्योंकि ये एक दूसरे के स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। ठीक है, एकदम बेसिक बात ये हो गया वो वाले सवाल के लिए जिसमें आपको स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना होता है। ठीक है, पहला बेसिक खत्म। दूसरे बेसिक पे आते हैं। दूसरा बेसिक कब काम आता है? दूसरा बेसिक तब काम आता है जब आपको कोई क्वेश्चन फॉर्म में कुछ शब्दों के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर से आपको वेन डायग्राम बनाकर कुछ चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, कुछ चीजें फाइंड करनी है। तो तब क्या होगा, मान लो सिर्फ दो एंटिटी है, सिर्फ इसने ऐसे बोला हुआ है कि कोई एक परीक्षा है, ठीक है, जिसमें 25% जो है ए क्लास से बच्चे पास होते हैं, 20 क्या बोलते हैं, नहीं ऐसे नहीं, कोई एक परीक्षा है उसमें 25% बच्चे मैथ्स में पास होते हैं और 40% बच्चे जो है इंग्लिश में पास होते हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चे दोनों में पास होंगे? इस टाइप का जो स्टेटमेंट वाला सवाल होता है, उसके लिए हमें पहले ये वेन डायग्राम बनाना होता है, फिर उसमें से कुछ चीज ढूंढनी होती है। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम में क्या चीज क्या है पहले तो वो समझ में आनी चाहिए। कैसे बनाना है वेन डायग्राम वो तो हम समझ ही लेंगे, पर क्या चीज क्या है और जो ये फॉर्मूला है उसमें कौन सी चीज क्या है, क्या चीज ढूंढनी है, वो सब बातें समझ लो। मान लो दो एंटिटी का रिलेशन बता रखा है आपको वर्ड्स की फॉर्म में, और आपने क्या बनेगा, आपका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा, सम वाला जो डायग्राम बनता है ना वैसा ही बनेगा। अब इसके अंदर क्या चीज क्या है वो समझो। ये है ए का, ये पूरा ए का है। मान लो कोई आपको बोल रहा है कि 25% बच्चे मैथ्स में पास हुए हैं, ओवरऑल 25%, तो यहां पर आपने 25 लिख देना है। ठीक है, ये है बी का, यानी दूसरी एंटिटी का। जैसे कि मान लो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 40% बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो दोनों में पास हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, कुछ कॉमन पार्ट है इनके अंदर, ये क्या है, कॉमन पार्ट है, और इस कॉमन पार्ट को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये साइन जो है वो इंटरसेक्शन का साइन है, और ये साइन जो है ये यूनियन का साइन है। ये है यूनियन, ये है इंटरसेक्शन। जो लोग मैथ से रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता वो अब याद कर लो। ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये दो चीजों में कॉमन पार्ट को बताता है। ठीक है, ये यूनियन का साइन है, ये दोनों चीजों में, दोनों में से कम एक को बताता है, कम से कम एक को। ठीक है, ये दोनों को इंटरसेक्शन और यूनियन का साइन जो होता है वो दोनों में से कम कोई एक भी हो रहा हो तो भी बताता है। इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन मुझे समझ में आ गया, कॉमन पार्ट है। तो यूनियन क्या है? यूनियन मतलब जो ये पूरा बन रहा है आपका, यहां से लेकर ये जो पूरी शेप बन रही है ना, इस पूरी शेप में जो बात है मैथमेटिक्स की, वो पूरा जो है वो यूनियन है। यानी ए वाला पोर्शन, ओनली ए वाला पोर्शन, मतलब अब मेरी बात समझो, ये वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है कि ए और बी दोनों, यानी कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हुए हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ अगर ये वाला पोर्शन लूं ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो ये बता रहा है ओनली ए को, यानी ओनली मैथ्स में जो बच्चे पास हुए हैं, ओनली मैथ्स में, इंग्लिश में वो बच्चे पास नहीं हुए हैं, ओनली मैथ्स में पास हुए हैं, वो ये बता रहा है। और इस तरफ वाला जो पोर्शन है ये बता रहा है मेरा ओनली बी को, ओनली बी मतलब ओनली मान लो इंग्लिश में पास हुए हैं,
और बीच वाला इन दोनों को बता रहा है, बीच वाला इन दोनों को बता रहा है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं आपस में तो जो मेरा बनेगा ना दैट इज यूनियन। मतलब क्या कि जो बच्चा सिर्फ मैथ्स में पास हुआ है, जो दोनों में पास हुए हैं और जो केवल इंग्लिश में पास हुआ है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या ये नहीं आ जाएगा कि मैथ्स या इंग्लिश कम से कम किसी एक में तो पास हुआ ही है। समझ में आ गया आपको कि मैथ या इंग्लिश कम से कम किसी एक में पास हुआ है, मतलब दोनों में भी हो सकता है, सिर्फ मैथ्स में भी हो सकता है और सिर्फ इंग्लिश में भी हो सकता है। तो इन तीनों को जोड़ने पर जो आ रहा है दैट इज यूनियन। ठीक है, तो यही बात यहां लिख रखी है, एन ए यूनियन बी, यानी ए और बी या तो ए या तो बी दोनों में से कोई एक, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी दोनों। चलिए अब आपको जब मतलब समझ में आ गया तो अब फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस पूरे को निकालना है तो मैं ए को जोड़ूं, बी को जोड़ूं और दोनों की इंटरसेक्शन को, यानी कि जो दोनों वाली कंडीशन है उसको कर दूं माइनस। सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक बात देखो, जब आप ए को ले रहे हो और जब आप बी को ले रहे हो तो ये वाला एरिया दो बार काउंट हो रहा है ना, दो बार काउंट हो रहा है और आपको सिंगल बार काउंट करना है, तो एक बार इसको माइनस कर दोगे। इस तरीके से फॉर्मूला बना है। तो फॉर्मूला कैसे बना है दिमाग लगाना नहीं है, बस इतना सा रखना है, एन ए यूनियन बी होगा तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होगा, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ये तो हो गई दो वाली फिनोमिना की बात। मान लीजिए अगर वो तीन फिनोमिना के अंदर क्वेश्चन देता है, मैथ्स इंग्लिश और हिंदी भी दे देता है कि मैथ्स में इतने परसेंट बच्चे पास हुए, इंग्लिश में इतने पास हुए हैं और हिंदी में इतने परसेंट बच्चे पास हुए, यानी कि तीन लोगों की अगर बात कर देता है तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है आपका। ठीक है, एक, दो और तीन। अब इस डायग्राम में है क्या? ये सिर्फ ए वाली बात है, ये बी वाली बात है, ये सी वाली बात है। इसमें एक तो ये एरिया कॉमन है जिसमें ए और बी है केवल, एक ये वाला एरिया कॉमन है, देखो ये किससे बन रहा है? बी वाले सर्कल से और सी वाले सर्कल से। एक ये वाला एरिया कॉमन है जो कि बन रहा है ए और सी से, और एक सबसे बीच वाला कॉमन है जिसमें ये तीनों सर्कल आ रहे हैं, ए बी और सी। समझ में आया कौन सा एरिया क्या है? अब इसके अंदर जो मैंने लिख रखा है उसको समझो आप। ठीक है, तीन चीजें हैं ए बी और सी, इनको समझने के लिए ऐसे कर लो, मैथ्स में इतने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, इंग्लिश में इतने परसेंट और हिंदी में इतने परसेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सिर्फ मैथ्स में कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, जो सिर्फ मैथ्स में पास हुए हैं बाकी सब में फेल हुए हो, तो वो कौन सा एरिया हुआ? वो सर ये वाला एरिया हुआ, सिर्फ ये बाहर बाहर वाला एरिया। ठीक है, क्योंकि यहां जाते ही क्या हो जाएगा, वो इंग्लिश में भी पास हो जाएगा, यहां जाते ही वो क्या हो जाएगा, हिंदी में भी पास हो जाएगा, और यहां आते ही तो तीनों में पास हो जाएगा। तो केवल मैथ वाला मुझे चाहिए तो ये वाला एरिया। सिमिलरली केवल अगर हिंदी वाला चाहिए या केवल इंग्लिश वाला है तो ये, और केवल हिंदी वाला है तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोलूं मैथ्स और इंग्लिश दोनों में, मतलब ये वाला एरिया, बीच वाले को छोड़ के सिर्फ जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश वाली बात है। ये वाली जो बात है वो सिर्फ मैथ्स और हिंदी वाली बात है, सॉरी इंग्लिश और हिंदी वाली बात है। और जो ये वाली बात है ये क्या है? मैथ्स और इंग्लिश वाली बात है, या फिर मैं कहूं ए और बी, ए और सी और बी और सी वाली बात है। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं इस फॉर्मूले के नजरिए से, अब आप देखो ये तो हो गया, आपने एक एक फिनोमेना को समझ लिया अलग अलग, लेकिन जो फॉर्मूले के अंदर फिनोमेना है ना, अब वो समझो। जब मैं बोल रहा हूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आपको समझ में आ गया होगा जैसे ए यूनियन बी में हमने पूरा लिया था, वैसे ही ए यूनियन सी में भी हम क्या ले रहे हैं, ये बाहर बाहर वाली बाउंड्री ले रहे हैं सिर्फ, कि बाहर बाहर वाली बाउंड्री के अंदर जो भी आ रहा है वो सब हो गया एन ए यूनियन बी यूनियन सी। जब मैं बोल रहा हूं सिर्फ एन ए मतलब पूरा गोला, देखो दो चीजें बोल रहा हूं मैं, सिर्फ ए ओनली में तो सिर्फ इतना इतना पार्ट जो कहीं कॉमन नहीं आ रहा वो आएगा। जब मैं बोल रहा हूं एन ए यानी ए पूरा, तो ए का पूरा गोला आ जाएगा, जिसमें वो मैथ्स में पास हुआ है वो भी आ गए, मैथ्स और इंग्लिश में पास हुआ है केवल वो भी आ गए, मैथ्स और हिंदी में पास हुआ है केवल वो भी आ गए, और मैथ्स हिंदी इंग्लिश तीनों में पास हुआ है वो भी आ गया। ठीक है, सेम बात एन बी की करूंगा तो एन बी में ये पूरा गोला आ गया, सेम बात एन सी की करूंगा ये पूरा गोला आ गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी दोनों में पास हुए हैं, ए और बी दोनों में, यानी सिर्फ इन ये जो दो गोले हैं ना, ये दो गोले जहां पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पूरा वाला एरिया। यानी जब मैं एन ए यूनियन बी बोल रहा हूं तो इसके अंदर जो ये बीच वाला तीनों कॉमन वाला एरिया है ना, ये भी आ जाएगा। ठीक है, एक में बोल रहा हूं ए एंड बी ओनली, उसमें तो सिर्फ ये एरिया आएगा। एक में बोल रहा हूं ओनली ए एंड बी, तो सिर्फ वो वाला एरिया आ जाएगा जो मैंने मार्क किया है, बीच वाला तीनों कॉमन एरिया नहीं आएगा। जब मैं बोल रहा हूं एन ए यूनियन बी, यानी कि सॉरी ए इंटरसेक्शन बी,
तो ये वाला भी एरिया इसमें काउंट हो जाएगा। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी में भी हो जाएगा। और जब मैं बोल रहा हूं तीनों का इंटरसेक्शन, यानी कि सिर्फ ये जो कॉमन वाला एरिया है ना, तीनों का जो आ रहा है ये आ जाएगा, ये कॉमन वाला एरिया आ जाएगा तीनों के इंटरसेक्शन में। ठीक है, मुझे पता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत कंफ्यूजन सा हो रहा होगा, लेकिन जब आप सवाल करेंगे ना तो एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी। और जो ये वेन डायग्राम को समझने वाली बात है ना, ये इतना जल्दी समझ में नहीं आती कि सिर्फ बी ओनली का मतलब क्या है, ए एंड बी ओनली का मतलब क्या है, पूरा बी क्या है, पूरा ए क्या है, पूरा सी क्या है। ठीक है, तो अब आप सिर्फ इस डायग्राम को देखो फिर समझो। ठीक है, ए ओनली मतलब सिर्फ ये बाहर बाहर वाला एरिया, और जब मैं बोल रहा हूं पूरा ए एंड ए तो ये पूरा आ गया। ठीक है, ए समझ में आ गया। सिमिलरली बी, बी ओनली और पूरा बी, सी ओनली और पूरा सी। अब दो वाली बात कर लेते हैं। जब मैं बोल रहा हूं ए एंड बी ओनली तो सिर्फ ये वाला कॉमन पार्ट आएगा। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूं एन ए और बी यानी दोनों, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा। ठीक है, सेम बी और सी और ए और सी में भी हो जाता है कि ओनली वाली कंडीशन के अंदर जो तीनों कॉमन आ रहे हैं वो कंडीशन माइनस हो जाती है, केवल बाकी कॉमन जो चीज है एरिया है वो आ जाता है। ठीक है, तो अगर ब्रॉडली बात करूं तो ये दो टाइप के सवाल हैं। ठीक है, एक टाइप के सवाल में आपको ये बनाना पड़ेगा, या फिर कहूं तीन टाइप के सवाल हैं। एक टाइप के सवाल में आपको ऐसे स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपको वेन डायग्राम बनाकर सवालों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, इस टाइप का। सेकंड टाइप के सवाल में आपको क्या होगा, ये या फिर दो फिनोमेना होगा तो ये, तीन फिनोमेना होगा तो ये बनाकर और जो चीज पूछी है वो निकालनी होगी। थर्ड टाइप का सवाल वो होगा जिसमें सबसे इजी वही होता है, वेन डायग्राम बना के दे देगा, बोलेगा इसमें ये चीज क्या है। ठीक है, समझ में आ जाएगा जब हम एग्जांपल देखेंगे। और या फिर कहेगा कि इन जो मैंने रिलेशन लिखा है ये कौन सा वेन डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी एक आसान सवाल होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ सवाल की ओर। ठीक है, कैसे बनते हैं समझते जाना एक के बाद एक। सारे जो लेवल्स हैं वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कुछ होंगे स्टेटमेंट्स, कुछ होंगे कंक्लूजन। पहली बात, जो स्टेटमेंट है वो लगेंगे पढ़ने में अटपटे, लेकिन लॉजिक को साइड में रख के उन स्टेटमेंट को ट्रू मानते हुए ही आपको कंक्लूजन पे जाना है। ये सवाल में ही लिखा हुआ आता है। ठीक है, चलिए सवाल है आपका, ऑल मैन आर बॉयज, ऑल मैन आर बॉयज। अब आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि सर ऑल मैन आर बॉयज नहीं होते हैं, ऑल बॉयज आर मैन होते हैं, नहीं। साइड में रख देना दिमाग। जो आपका दिमाग अंदर चल रहा है कि ये नहीं होता, वो नहीं होता, नहीं, साइड में रख दो। जो स्टेटमेंट कह दिया वो सही है बस। ऑल मैन आर बॉयज मतलब क्या, मैन का बनेगा छोटा सर्कल, बॉयज का बनेगा बड़ा सर्कल। ठीक है, जैसे ऑल ए आर बी, ए का छोटा सर्कल, बी का बड़ा सर्कल, वैसे ही ऑल मैन आर बॉयज। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, यानी बॉयज से भी बड़ी बात कर रहा है कि ऑल बॉयज स्टूडेंट्स हैं। तो एक और बड़ा सर्कल बना और ये बन गया आपके स्टूडेंट। समझ में आ गया, ऑल मैन आर बॉयज, मैन छोटा सर्कल, बी बड़ा सर्कल। अब उसने बी को पकड़ा, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो बी का छोटा सर्कल बनाया हुआ है, एस का बड़ा बना देंगे। समझ में आ गया, चलो ये बन गया आपके स्टेटमेंट से वेन डायग्राम। करना क्या है, पहला सवाल है सम स्टूडेंट्स आर मैन। देखते हैं, स्टूडेंट है बड़ी एंटिटी, मैन है छोटी एंटिटी, और ये इसके अंदर आ रही है। मतलब क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट मैन है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। यानी क्यों, जैसे हमने पहले किया था ना कि ऑल ए अगर बी है तो सम बी आर ए। ठीक है, क्योंकि देखो ये गोला ऊपर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आपने कहा होगा कि स्टेटमेंट में तो स्टूडेंट्स और मैन डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं, लेकिन वेन डायग्राम से वो रिलेशन आपको दिखता है कि स्टूडेंट्स एक बड़ी एंटिटी है, उसके अंदर बॉयज है, बॉयज के अंदर मैन है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट के अंदर मैन है और सम स्टूडेंट्स आर मैन। ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। ठीक है, सेकेंड चीज, यानी आप सिंपल समझ लो, ऊपर से अगर आप नीचे की ओर आ रहे हो तो सम वाली कंडीशन ठीक होती है, नीचे से अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो ऑल वाली कंडीशन ठीक होती है। मतलब ऑल मेंस आर स्टूडेंट्स, तो मैन से अब आप ऊपर की ओर जा रहे हो, देखो सारे मैन स्टूडेंट के अंदर काउंट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन भी आपका ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। वेन डायग्राम कैसे बनाना है पहले वो समझो। डायग्राम बनाने के बाद कंक्लूजन में कैसे करना है, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो सम वाली कंडीशन ठीक होती है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ऑल वाली कंडीशन ठीक होती है। या फिर ऐसे समझ लो, सम स्टूडेंट्स आर मैन, स्टूडेंट बड़ा गोला है, उसमें से कुछ पार्ट क्या है, मैन है। ठीक है, ऑल मैन आर स्टूडेंट, मैन छोटे हैं, स्टूडेंट बड़ा गोला है, सारे मैन स्टूडेंट्स के अंदर आ रहे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब अगला सवाल करने का ट्राई करो।
चलिए आई होप सॉल्व करने का ट्राई क्या हुआ। क्या बोल रहा है, ऑल ऑल टॉयज आर टॉयज, यानी कि टॉयज नीचे आएगा, डॉल्स एक बड़ी एंटिटी है। ऑल डॉल्स आर स्वीट, यानी स्वीट डॉल से ही बड़ी एंटिटी है, ये आपने बना लिया। ठीक है, अब बोल रहा है कंक्लूजन, ऑल डॉल्स आर टॉयज। डॉल्स और टॉयज नहीं सर, ऊपर से जा रहा है नीचे, तो सम वाली कंडीशन ठीक होगी, लेकिन ऑल वाली ठीक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डॉल एक बड़ा गोला है, इसमें ये पूरा एरिया है जो कि टॉयज नहीं है, यानी कि ऑल डॉल्स आर टॉयज गलत कंक्लूजन है सर। ऑल टॉयज आर स्वीट, टॉयज छोटा गोला, स्वीट बड़ा गोला, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऑल वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी। और वैसे भी देख लो, टॉल अंदर आ रहा है और स्वीट बाहर आ रहा है, यानी कि टॉल्स जो है, टॉयज जो है वो स्वीट के अंदर आ रहा है, यानी कि ऑल टॉयज आर स्वीट एक सही कंडीशन है। तो ये कंक्लूजन सही है, पहला गलत, दूसरा सही। चलिए अगला स्टेटमेंट, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो, वेन डायग्राम बनाओ, 3 स्टेटमेंट है इस बार। चलिए आई होप करने का ट्राई क्या होगा। ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल लॉक्स आर बैंगल्स, ऑल बैंगल्स आर कार्ड्स, यानी कि सबसे पहले कीज है, ऑल कीज आर लॉक्स, फिर ऑल लॉक्स जो हैं वो हैं बैंगल्स, ऑल बैंगल्स जो हैं वो हैं कार्ड्स। समझ में आ गया कैसे बनाया है मैंने? ऑल कीज आर लॉक्स, ऑल लॉक्स आर बैंगल, ऑल बैंगल्स आर, ठीक है। सम कार्स आर लॉक्स, देखते हैं कहां से कहां जा रहा है। कार्स लॉक्स ऊपर से आ रहा है नीचे, बोल रहा है सम की कंडीशन, यानी ठीक हो जाएगी। कार क्या है, बड़ी एंटिटी है, और लॉक्स छोटी एंटिटी है, ऊपर से नीचे आ रहा है, सम वाली कंडीशन ठीक। सम बैंगल्स आर कीज, बैंगल्स से कीज वापस आ रहा है नीचे की ओर, और सम वाली कंडीशन यानी कि ठीक है। सम कार्स आर कीज, कार से की ओर आ रहा है, फिर आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर, सम वाली कंडीशन है, ठीक है। ठीक है ना? अगर यहां कहीं पर भी ऑल होता तो वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। और अगर मैं बोल रहा हूं ऑल लॉक्स आर कार्ड्स, तो वो क्या हो जाता, सही हो जाता। नीचे से ऊपर ऑल वाली कंडीशन ठीक, ऊपर से नीचे सम वाली कंडीशन ठीक। चलो अगला सवाल। हाँ चलो ये मैं समझा देता हूं, पहले एक अलग कॉन्सेप्ट है। पहले आपको ये समझ में आ गया अगर स्टेटमेंट में ऑल 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 वाले स्टेटमेंट होंगे तो किस तरीके से करना है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ो, नहीं समझ में आया वीडियो को वापस पीछे करके एक बार और देख लो, खुद हाथ से बनाओ, सवाल समझ में आ जाए। चलिए अब हम समझते हैं कि सम वाली कंडीशन के अंदर कैसे काम होता है। क्या बोल रहा है, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, फिर बोल रहा है सम इंजीनियर्स आर प्लेयर्स। पहला स्टेटमेंट तो सर मुझे बनाना आता है, ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, मतलब पी प्लेयर्स आर डॉक्टर्स। अब सर ये कह रहा है सम इंजीनियर्स आर प्लेयर्स, मैंने केवल सम वाली कंडीशन शुरू में ऐसे पढ़ी थी सर, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर आपका सम इंजीनियर्स आर प्लेयर्स आएगा। अब ये सम इंजीनियर्स आर प्लेयर्स क्या सिर्फ एक तरीके से ही आ सकता है, या इसकी एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी भी है? ये बोलते ही अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि वेन डायग्राम के अंदर पॉसिबिलिटीज वाले डायग्राम कैसे बनते हैं। अब मेरी बात समझना, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं एक एक करके। एक मैं बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, और एक मैं बना रहा हूं ऐसे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों चीजें इसको फुलफिल कर रही है, नहीं कर रही? ऑल डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, ऑल ऑल प्लेयर्स आर डॉक्टर्स, ठीक है। सम इंजीनियर्स आर प्लेयर, सम इंजीनियर प्लेयर, यहां पर भी ऑल प्लेयर डॉक्टर है, सम इंजीनियर प्लेयर है। अंतर क्या आया, एक बार मैंने इंजीनियर्स को डॉक्टर के पूरे अंदर बंद कर दिया और एक बार बाहर निकाल दिया, क्योंकि मुझे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बारे में दिया ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल की ये दो पॉसिबिलिटी बन गई। समझ भाई, इस सवाल की ये दो पॉसिबिलिटी बन गई, यानी कि इंजीनियर अंदर भी हो सकता है और इंजीनियर बाहर भी हो सकता है। अब देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में कब ठीक होंगी चीज, कब गलत होंगी। सम प्लेयर्स आर इंजीनियर्स, सम प्लेयर्स आर इंजीनियर्स, हाँ सर इसने सम इंजीनियर्स प्लेयर्स बोल रहा था, सिर्फ उसको उल्टा लिख दिया। सम इंजीनियर्स प्लेयर्स, हाँ कुछ कॉमन पार्ट इनके अंदर हमेशा रहेगा, चाहे कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो, तो मतलब ये स्टेटमेंट हर जगह सही है। सम डॉक्टर्स आर प्लेयर्स, अच्छा सर ऊपर से सिर्फ नीचे आ रहा है, दोनों कंडीशन में डॉक्टर और प्लेयर में तो एकदम क्लियर है, सिर्फ इंजीनियर का लफड़ा है डॉक्टर से। तो सम प्लेयर्स और डॉक्टर्स में सर ऊपर से नीचे आ रहा है, सम की कंडीशन है, यानी सर आप सही कह रहे हो, ये बात एकदम सही है। तीसरी चीज, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, अब है समझने वाली बात।
जब वो डॉक्टर और इंजीनियर में पूछेगा। सर दो पॉसिबिलिटी बन रही है, दोनों पॉसिबिलिटी में जरा ध्यान से देखो कि डॉक्टर्स का कुछ पार्ट इंजीनियर्स यहां भी आ रहा है, डॉक्टर्स का कुछ पार्ट इंजीनियर्स यहां भी आ रहा है, यानी कि आप चाहे कैसे ले लो, आप चाहे इसको अंदर बना लो चाहे बाहर बना लो, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स तो ठीक रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में भी एक तरह से वो नीचे आ रहा है तो कॉमन पार्ट है ही, और यहां पर भी चाहे वो बाहर भी चला जाए पर कुछ पार्ट तो उसका हमेशा कॉमन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि P वाला पोर्शन कॉमन है और P पूरा D के अंदर है। इसका मतलब क्या कि कुछ पार्ट तो D और E में कॉमन आएगा ही आएगा, दोनों कंडीशंस में आएगा। ये स्टेटमेंट ठीक है। अब लेकिन बोल रहा है सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। हाँ, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर। हाँ, तो ये कंडीशन तो ठीक हो ही जाएगी, जब ऊपर वाली ठीक है तो ये वाली भी ठीक हो जाएगी। चलो एक स्टेटमेंट शायद मैं डालना भूल गया इसके अंदर, या फिर अगले सवाल में भी होगा वो। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, अब मुझे बताओ क्या स्टेटमेंट ठीक होगा, सॉरी कंक्लूजन ठीक होगा? देखो जब आप यहां से देखोगे तो बोलोगे हाँ सर सारे इंजीनियर डॉक्टर के अंदर आ रहे हैं, पहली पॉसिबिलिटी से ये चीज ठीक हो रही है। लेकिन जब आप जाओगे सेकंड पॉसिबिलिटी में तो आप बोलोगे अरे नहीं सर, यहां तो कुछ इंजीनियर ऐसे हैं डॉक्टर के सर्कल से बाहर भी जा रहे हैं, अब हम क्या करें? तो अब क्या करें, अब आप समझो। जब अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो एक पॉसिबिलिटी में ठीक हो रहा है पर अगली में गलत हो रहा है, या फिर अभी तो मैंने केवल दो पॉसिबिलिटी बनाई है, किसी किसी सवाल में 7-7 8-8 पॉसिबिलिटी भी बनेंगी, पर वो सारी बनानी नहीं है, केवल दिमाग में बनाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अभी ये समझो कि कोई एक पॉसिबिलिटी में वो सही हो रहा है और कुछ पॉसिबिलिटीज में वो गलत हो रहा है, तो करना क्या है? अगर स्टेटमेंट नॉर्मल लिख रहा है कि ऑल ए आर डी, तब वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी कंक्लूजन को हम तभी सही मानते हैं जब वो हर कंडीशन में ठीक हो। लेकिन अगर वो आपको कंक्लूजन के साथ ऐसे लिख दे, ऑल ई आर डी कॉमा लगा के लिख दे, इट मे बी पॉसिबल, यानी कि मे बी पॉसिबल मतलब क्या है कि इसकी पॉसिबिलिटी है। हाँ सर पॉसिबिलिटी तो है, चाहे वो एक पॉसिबिलिटी में भी बन रहा हो, तो हमें अगर इट मे बी पॉसिबल लिखा आता है तो उसको सही मानना है। समझ में आ रही है? इट मे बी पॉसिबल भी लिखा आता है तो उसको अगर किसी एक पॉसिबिलिटी में भी अगर ठीक हो रहा है तो उसको ठीक मानना है। ठीक है, तो नॉर्मल लिखेगा तो गलत, विद पॉसिबिलिटी करेगा तो सही, और वो चीज आपके सामने आने ही वाली है। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहे हैं भाई? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। ठीक है सर, ऑल डॉग्स एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कैट्स। अब आप समझना, सम एनिमल्स आर कैट्स, तो एनिमल और कैट में एक रिलेशन तो ये हो सकता है, समझ में आई? और अब मैं इसी डायग्राम में आपको बना के दिखा रहा हूं पॉसिबिलिटी, एक रिलेशन ये हो सकता है। समझ आई? यानी इन दोनों में से कोई एक ही होगा कि सम एनिमल या कैट, जब मैं बोल रहा हूं तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि वो डी से टच ही ना करे, अपना बाहर रहे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो डी के अंदर घुस जाए, वो डी को भी साथ कर ले, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये भी है क्या? जी हाँ सर, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो डी को पूरी तरीके से अपने अंदर शामिल कर ले, यानी ऑल डी आर सी भी ठीक हो जाए। तो तीन पॉसिबिलिटी बन गई। तो रैदर देन आप बार बार सवाल उसका वो बनाए, हम इस तरीके से बना लेंगे और धीरे धीरे तो हम अपने माइंड में ही बना लेंगे। ठीक है, सिर्फ बनाएंगे बेसिक डायग्राम और बाकी पॉसिबिलिटी अपने माइंड में ही बन जाएगी, उस हिसाब से हम सवाल कर लेंगे। जैसे स्टेटमेंट दो हो गए, ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, ऑल एनिमल डॉग नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो सम वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी सर। इसमें तो कैट का कोई लेने देना नहीं है, अब है कैट का लेने देना। सम कैट्स आर एनिमल्स, सर सम एनिमल्स आर कैट्स मुझे दिया हुआ था और सम कैट्स आर एनिमल, जस्ट उसका उल्टा पूछा तो वो सही हो ही जाएगा, क्योंकि हर कंडीशन में कुछ पोर्शन तो ए का मेरा रह ही जाएगा और रहना ही है, जिसमें क्या है कैट इंक्लूड ना हो। सर ये स्टेटमेंट ठीक है। सम डॉग्स और कैट्स, हाँ अब समझने वाली बात है। सम डॉग्स और कैट्स, सर मेरी ये पॉसिबिलिटी और मेरी ये पॉसिबिलिटी में बात तो फुलफिल हो रही है, लेकिन मेरी इस पॉसिबिलिटी में बात फुलफिल नहीं हो रही। कोई जरूरी नहीं है कि हर कंडीशन में सम डॉग्स और कैट्स, कैट्स और डॉग्स में कुछ पार्ट कॉमन हो, यानी कि गलत। लेकिन जैसे ही उसने बोला सम डॉग्स आर कैट्स इट मे बी पॉसिबल, तब ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ऐसी बन रही है जिसके अंदर सम डॉग्स आर कैट्स हो रहा है। सेम बात अगर वो लिख दे, ऑल डॉग्स
आर कैट्स इट मे बी पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है जिसमें वो पूरे डॉग को भी अपने अंदर शामिल कर ले। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रही होंगी बात धीरे धीरे, और अब आप लेवल बढ़ते जाएंगे तो और बातें समझ में आती जाएंगी। चलो अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल करने का ट्राई किया होगा। क्या कह रहा है भाई? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कैट्स। लगभग वैसी ही बात है। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स और सम एनिमल्स आर कैट्स। सेम सवाल रिपीट हो गया क्या? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, सम एनिमल्स आर कैट्स, और यहां पर कंडीशन शायद कंक्लूजन अलग अलग है इसके। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स, अच्छा हाँ, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। इस बार इसने ये पूछ लिया बस केवल, तो इसी सवाल में कर लेते हैं ना। सम डॉग्स आर नॉट कैट बोल रहा है, मान लो अगर वो, तो सम डॉग्स आर नॉट कैट बोलने पर भी क्या हो जाएगा? जब तक वो इट मे बी पॉसिबल नहीं लिखेगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि सम डॉग्स अगर कैट्स हैं तो नहीं होने पर भी तो एक पॉसिबिलिटी हमें चाहिए। तो इट मे बी पॉसिबल यहां नहीं लिखा हुआ, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ही सवाल था। हाँ ये सवाल अच्छा है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ जी, ऑल हाउस आर रूम्स। ठीक है, हाउस रूम्स, ऑल रूम्स बास्केट। ठीक है सर, रूम्स को बना लिया मैंने बास्केट। बास्केट आर टायर्स, ये लो भाई, मतलब इलॉजिकलिटी की हद होती है। सम टायर्स आर लालटेन, अब इसने कर दिया ऐसे, सम टायर्स आर लालटेन, यानी कि इस बाहर वाले गोले से इसने एक सम की कंडीशन बना दी। किसके साथ? लालटेन के साथ। अब देखो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। ये जो लालटेन सम वाली कंडीशन आ रही है, ये हो सकता है कि इतना अंदर तक आए, हो सकता है इतना अंदर तक आए, हो सकता है इतना अंदर तक आए, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को शामिल कर ले पूरे तरीके से ही, है ना, इसको भी कर ले। यानी समझ में आ रहा है आपको? जब मैं बोलूंगा इट में भी पॉसिबल, तो वो कहीं तक भी अंदर घुस सकता है। तो मुझे बार बार ये डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, ना ही मुझे डाइजेस्ट करने की नीड है। सिर्फ मुझे इतना समझ में आ गया, जी हाँ, एल जब यहां पर सम वाली कंडीशन में है तो वो अंदर कितना भी घुस सकता है, वो किसी को भी शामिल कर सकता है, किसी को भी छोड़ सकता है। बस टी का तो कुछ पार्ट उसके अंदर कॉमन आना चाहिए, और पूरा टी उसके अंदर नहीं आएगा। दो बातें याद रखनी है, पूरा टी उसके अंदर नहीं आएगा और कम से कम कुछ पार्ट तो कॉमन आएगा। इसके बीच में वो कहीं पर भी एच आर और बी को शामिल कर सकता है, पूरी तरीके से भी और पार्शियली भी। तो जैसे ही इट में भी पॉसिबल आ जाएगा, तो एच आर बी की ऑल वाली और सम वाली दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, सम वाली भी सम नॉट वाली भी। ठीक है, चलो सम लालटेन्स आर रूम्स, पहले देखते हैं, नॉर्मल सवाल है। अब लालटेन और रूम की बात कर रहा है, इट मे बी पॉसिबल में तो सही हो जाता, लेकिन जब तक इसने नहीं लिखा इट मे बी पॉसिबल, ये स्टेटमेंट गलत। सम टायर्स आर हाउसेस, अब तो लालटेन को ले ही नहीं रहा वो, टायर्स और हाउस ऊपर से जा रहा है नीचे, और सम वाले में है सवाल से। तो गलती से क्या होता है, जल्दीबाजी में क्या होगा, आप दिमाग सिर्फ इतना लगाओगे कि अच्छा इट मे बी पॉसिबल दिखते ही सही करना है, बाकी जगह गलत। अरे वो नॉर्मल स्टेटमेंट भी पूछ सकता है आपसे, उसका भी ध्यान रखना है। कहीं बस बिना पढ़े इट में भी पॉसिबल को ठीक कर दिया, और पढ़कर बिना पढ़े इट में पॉसिबल ठीक कर दिया, बाकी सब गलत कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है, ध्यान से पढ़ना है कि इट में भी पॉसिबल कंडीशन बन भी रही है या नहीं बन रही है। मान लो वो लिख देगा ऑल ऑल टी, ऑल क्या है, टी टायर्स, ऑल टायर्स आर लालटेन्स इट में भी पॉसिबल, बिना सोचे समझे कर देंगे टिक। अरे ऑल टायर्स लालटेन नहीं हो सकते, टायर्स नहीं हो सकते, बी आर और एच हो सकते हैं, क्योंकि सम लालटेन आर टायर्स की कंडीशन दी हुई है, तो ऑल वाली कंडीशन में नहीं जाएगा वो। समझ में आई? इतना ध्यान रखना है आपको। चलिए तीसरा स्टेटमेंट, सम लालटेन्स आर हाउसेस इट में बी पॉसिबल, लालटेन और हाउस इट में बी पॉसिबल वाली कंडीशन में सही हो जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, लेवल को और जरा अप करते हैं, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए अब एक नया कंसेप्ट समझेंगे हम यहां पर। Some shadow are pictures, some pictures are albums, some album are frames, some frames are design। some वाले ही बात कर रहा है। तो पहले तो एक नॉर्मल ले लेते हैं कि some shadows are pictures, ये हो सकता है, some pictures are albums, some albums are frames, और some frames are designs। एक तो सर ये सिंपल बात है, बस यही तो बनना चाहिए।
अब इधर आओ आप, 1 2 3 4 5 गोले बन रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 2 3 4 और 5, अगर मैं ऐसे भी बना दूं इन पांचों गोलों को, तो सम वाली कंडीशन तो ठीक हो ही रही है इनके अंदर। सम ए आर बी कुछ पार्ट बच रहा है, सम बी आर ए कुछ पार्ट बच रहा है, यानी कि इस तरीके से भी तो हो सकते हैं वो, जिसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा भी हो कि सबका कॉमन आ रहा हो। यानी कोई भी किसी के अंदर, किसी के भी अंदर कॉमन आ सकता है और कोई भी किसी के अंदर कॉमन नहीं भी आ सकता। बस इतना होगा कि कोई भी पूरी तरीके से दूसरे को नहीं ढकेगा। ठीक है, कोई भी पूरी तरीके से दूसरे को नहीं ढकेगा, और इवन ढक भी सकता है। जब वो हम एस और एफ की बात कर लेंगे तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा इवन। ठीक है, क्योंकि एस और पी का हो गया, मान लो पी और ए का है आपस में, तो मैं ऐसे बना दूंगा। ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल है जब वो केवल सम सम वाली कंडीशन के अंदर बात करेगा। लेकिन बस लगातार जो दो है ना, इन लगातार दो के अंदर ऑल वाली कंडीशन नहीं आएगी, बाकी सब के अंदर इट में भी पॉसिबल ठीक हो जाएगा। जैसे बोल रहा है सब शैडो आर डिजाइंस, सम शैडो आर डिजाइंस। अब आप ध्यान से समझना इस सवाल में, जब इट में भी पॉसिबल नहीं है, जब इट में भी पॉसिबल नहीं है, तो वाइस वर्षा वाली कंडीशन बिना इट में भी पॉसिबल के भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और ऑल वाली कंडीशन केवल इट में भी पॉसिबल के साथ ही सही होगी, लेकिन तभी सही होगी जब वो वाइस वर्षा में नहीं हो। दोनों लाइन ध्यान से सुनो, बिना इट में भी पॉसिबल के अगर कंक्लूजन में सम वाली कंडीशन है तो वो तभी ठीक होगी जब वो वाइस वर्षा में हो। यानी कि सम शैडो और पिक्चर्स लिखा है ना, तो सम पिक्चर्स और शैडो लिख दे, तो उसके लिए इट में भी पॉसिबल की नीड नहीं है, वो हर जगह ठीक होगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा ऑल वाली कंडीशन की, तो ऑल वाली कंडीशन इट में भी पॉसिबल में भी तभी ठीक होगी जब वो दोनों वाइस वर्सा में नहीं हो। मतलब अगर मैं बोल रहा हूं सम शैडो आर पिक्चर्स और मैं लिख दूं कि ऑल शैडो आर पिक्चर्स इट में भी पॉसिबल, ऑल पिक्चर्स आर शैडो इट में भी पॉसिबल, तो वो चीज ठीक नहीं है। अलग अलग में बोलेगा तो वो इट में भी पॉसिबल के अंदर ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनके कंक्लूजन की। सम शैडो आर डिजाइंस, नहीं सर, सम पिक्चर्स आर शैडो, पिक्चर्स और शैडो। हाँ, अब देखो ध्यान से आप, शैडो डिजाइन फर्स्ट में था, फोर्थ में था, सम पिक्चर्स और शैडो, सम शैडो आर पिक्चर्स, नॉर्मल बात कर रहा है, एक ही लाइन में सही हो जाएगा। यहां गलती की संभावना होती है, बिना पढ़े हम बिना इट में ही पॉसिबल गलत कर देंगे, नहीं, जब वो सिंपल वाइस वर्सा कर रहा है तो वो सही होगा। सम डिजाइन और शैडो, शैडो यहां डिजाइन यहां, लेकिन क्योंकि लगा हुआ है इट में ही पॉसिबल, यानी ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट पकड़ो आप एक एक करके, एक एक करके कंसेप्ट पकड़ोगे, इसमें गलती होगी ही नहीं। ठीक है, कंसेप्ट समझोगे एक एक करके तो गलती नहीं होगी। चलो अगला सवाल है जिसमें ऑल सम दोनों है, तो वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, सम स्टिक्स आर फ्लावर्स, ठीक है, ये स्टिक्स हैं, ये मेरे फ्लावर्स हैं। सम फ्लावर्स आर लैम्प्स, ठीक है, सम फ्लावर्स आर लैम्प, लैम्प्स आर क्लोथ्स। अब आपको पता है ना कि ये आपस में किस तरीके से कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला है ऑल क्लोथ्स आर शर्ट्स, शर्ट्स था फर्स्ट वाला। अब मुझे एक बात बताओ, ऑल क्लोथ्स आर शर्ट्स, एक तो मैं ऐसे बना सकता हूं और एक इसको लेते हुए, एक सबको लेते हुए, यानी जो ये ऑल क्लोथ्स है, ये क्लोथ्स, सॉरी ए लिख दिया क्या मैंने, ये सी है, तो क्लोथ्स तो कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, ये क्लोथ्स है सी एल, और ये जो है सम लैम्प्स आर क्लोथ्स और क्लोथ्स आर शर्ट्स। एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि क्लोथ्स ऊपर दिया हुआ है ना, तो ये इसके अंदर ही बनेगा। मतलब कैसे बनेगा मैं बताता हूं आपको। सम स्टिक्स आर फ्लावर्स, some flowers are lamps, some lamps are clothes, और all clothes are, अच्छा shirts अलग चीज है, मैं sticks और shirts को एक मान के बैठ गया। ठीक है, some lamps are clothes और all clothes are shirts, यानी clothes के ऊपर आएगा आपका shirts। अब जो ये शर्ट है, ये यहां भी हो सकता है, 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 यानी सबको भी वो शामिल कर सकता है। ठीक है सर, सम शर्ट्स आर स्टिक्स, सम शर्ट्स आर स्टिक हो सकता है सही हो, लेकिन इट में भी पॉसिबल लिखेगा तभी, तो इट में ही पॉसिबल नहीं है तो गलत। सम फ्लावर्स आर स्टिक्स, सम स्टिक्स आर फ्लावर्स, जस्ट उल्टी कंडीशन, जस्ट उल्टी कंडीशन बिना
इट मे बी पॉसिबल के भी ठीक हो जाती है। ऑल लैम्प्स आर शर्ट्स, ऑल लैम्प्स आर शर्ट्स हो सकता है जब इट मे बी पॉसिबल कंडीशन लगी हुई हो, लगी हुई है तो स्टेटमेंट 2 और 3 आपके ठीक हो जाएंगे ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नया तरीके का सवाल समझते हैं। ऑल टेबल्स आर बोर्ड्स, ठीक है सर, ऑल टेबल्स और ये मेरे बोर्ड्स, ऑल पेन्स भी बोर्ड्स हैं। मतलब क्या हुआ कि पेन भी इसी के अंदर आएगा, तो हो सकता है कि टी को साथ में लेते हुए आए और हो सकता है कि टी को साथ में लेते हुए ना आए, ठीक है। ऑल बोर्ड्स आर पेपर्स, अब ये बड़ा और ये पेपर, ये पेन है। जब भी दो सेम लेटर आ जाए तो उनको लिख दो पूरा, जिससे कंफ्यूजन ना हो। समझ में आ गया ना। इसमें एक तो नॉर्मल है, बस ये वाली बात है कि पेन जो है वो टी के साथ भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है टी के अंदर भी हो या फिर टीज के अंदर हो, कुछ भी पॉसिबल है पी और टी के अंदर, ठीक है। बस इट में भी पॉसिबल मिलना चाहिए हमें। पहला सवाल, सम पेन्स आर टेबल्स, सर ये तभी सही होगा जब हमारे पास इट में भी पॉसिबल होगा। पेन्स और टेबल्स में कुछ भी रिलेशन पॉसिबल है, बस इट में भी पॉसिबल लिखा हुआ आ जाए। नहीं लिखा हुआ है काट दिया। सम पेपर आर पेन, लेकिन अब पेपर से पेन नीचे की ओर जा रहा है, पी और टी में कोई भी रिलेशन उससे मतलब नहीं है मुझे। पेपर और पेन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सम वाली कंडीशन है, ठीक होगा। ऑल टेबल्स आर पेन, इट में भी पॉसिबल, हाँ सर टेबल और पेन में कुछ भी रिलेशन बना लो, बस इट में भी पॉसिबल लिखा हुआ आना चाहिए। 2 और 3 ठीक, एक मेरा गलत, ठीक है। तो जब दोनों ऐसे आ जाए, ऑल टेबल आर बोर्ड्स ऑल पेन्स आर बोर्ड्स, तो कैसे बनता है समझ में आ गया। तो जो ये दो लोग होंगे, इन दो लोगों में कुछ भी रिलेशन बन सकता है, बस केवल इट में भी पॉसिबल लिखा हुआ आना चाहिए। अरे हाँ, अगला सवाल सेम उसी तरह का है क्या। हाँ, ये ऑल कैट्स आर डॉग्स ऑल कैट्स आर ब्लैक, यानी कि ऑल कैट्स आर डॉग्स और ऑल कैट्स आर ब्लैक। अब क्या है, कैट से ही डॉग और ऑल कैट्स आर ब्लैक बोल रहा है, तो वो ई जो है ना अगला ब्लैक वाला, वो यहां भी हो सकता है, ये ब्लैक यहां भी हो सकता है, यानी बी और डी के अंदर कोई सी भी कंडीशन बन सकती है, बस इट में भी पॉसिबल दिखना चाहिए। ऑल डॉग्स आर ब्लैक्स, नहीं सर इट में भी पॉसिबल आता तो हम सही कर देते। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, सम डॉग्स नॉट ब्लैक, लेकिन इट में भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर वही बात, इट में भी पॉसिबल दे दो तब तो मैं कर देता कुछ भी, ठीक है। सेम पिछले वाली बात था बस। हाँ, ये आई थिंक इसका, जी हाँ, सारी चीजों का समरी इस एक सवाल के अंदर है। थोड़ा समय लगेगा तो भी वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, सम पेंट्स आर ब्रश, ठीक है सर, ये मेरे पेंट है, ये मेरे ब्रश है। ऑल ब्रश आर वार्निश, ब्रश वार्निश में ऑल का रिलेशन, ठीक है सर। ऑल कलर आर वार्निश, वार्निश के ऊपर कलर है सर, और ये कलर और वार्निश कहीं तक भी हो सकते हैं, पी को शामिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। नो वार्निश आर कैनवास, नो वार्निश आर कैनवास, यानी वार्निश और कैनवास में कोई रिलेशन नहीं। कैनवास जो है इसको मैं सी ए लिख देता हूं, और ये वाला क्या था कलर था, सी ओ लिख देता हूं, ओ एल ओ सी ए एन कर देते हैं कैनवास को। अब देखो मेरी बात, वार्निश और कैनवास में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये कैनवास यहां तो हो सकता है, समझ में आई। लेकिन ये कैनवास ना इस गोले के अंदर नहीं घुस पाएगा सर, इस गोले के अंदर नहीं घुस पाएगा, क्यों, क्योंकि कैनवास वार्निश नहीं है, वार्निश के अंदर नहीं जाएगा, वार्निश के बाहर कहीं भी रह सकता है, वार्निश के बाहर कलर में भी रह सकता है, यहां भी रह सकता है, बिल्कुल कैनवास और पेंट भी रह सकता है, इवन कैनवास पेंट और कलर दोनों को मिलाते हुए भी रह सकता है, यानी बस वार्निश के अंदर नहीं घुसना उसको, उसके बाहर वो कहीं भी रह सकता है। और एक बात बताओ, अगर मेरा पी पूरी तरीके से वार्निश के अंदर है तो वो पी में भी नहीं घुस सकता, समझ में आई। मान लो, अच्छा ये पहले मैं समझ लो सवाल, फिर मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि ये एक बहुत ही डीप में एक चीज है, भला पहले हम नॉर्मल कर लेते हैं एक बार। ऑल वार्निश आर कलर्स, वार्निश कलर्स, ऑल वार्निश आर कलर्स, सही है क्या ये बात। देखो एक बार, ऑल ब्रश जो थे वो वार्निश थे, ऑल ब्रश वार्निश थे, ऑल कलर्स, एक सेकंड रुकना, ये हमने गलत तो नहीं बना दिया। ऑल ब्रश आर वार्निश, ब्रश नीचे वार्निश ऊपर, ऑल कलर्स आर वार्निश, नहीं सर ये गलत हो गया हमारा।
कलर्स भी तो उसके वार्निश के अंदर आएगा। फिर से बनाते हैं एक बार, ठीक है। सम पेंट्स आर ब्रश, ठीक है। ऑल ब्रश आर वार्निश, यानी ब्रश के ऊपर वार्निश आएगा। और अब देखो, ऑल कलर्स आर वार्निश, कलर्स इसके अंदर आएगा, कलर्स इसके अंदर आएगा, और वो अंदर कहीं पर भी हो सकता है। कलर्स बी को पूरा शामिल भी कर सकता है, बी के अंदर भी हो सकता है, पी से भी रिलेशन बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, पूरी तरीके से पी के अंदर भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। सम पेंट आर ब्रश है, ऑल ब्रश आर वार्निश है, ऑल कलर्स आर वार्निश हो गए, नो वार्निश आर कैनवास। अब ये बात है कि कैनवास जो है वो इसके बाहर रहने वाला है, कैनवास, ठीक है। बस हाँ, कैनवास जो है वो पी को अपने साथ ले सकता है, बस। अब करते हैं ऑल वार्निश आर कलर्स, ऊपर से नीचे की ओर ऑल की कंडीशन नहीं बनती, गलत है सर। सम ब्रश आर कैनवास, हो सकता है, इट में भी पॉसिबल होता तो। नो पेंट्स आर कैनवास, अब समझना, पेंट और कैनवास इनमें रिलेशन बन सकता है सर, पॉसिबल है। तो नो पेंट आर कैनवास इट में भी पॉसिबल बोलता तो ही सही मानते, एक भी कंडीशन में अगर वो नहीं है, गलत। नो कैनवास आर ब्रश, अब समझो आप, कैनवास वार्निश के बाहर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, और जो बी है वो वार्निश के अंदर ही रहने वाला है, मतलब ब्रश और कैनवास में कभी रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है। कैनवास केवल पी से बना सकता है। तो नो कैनवास आर ब्रश, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, सॉरी एकदम सही कंक्लूजन है। ऑल पेंट्स आर वार्निश, ऑल पेंट्स आर वार्निश, हाँ, ये पेंट जो है पूरी तरीके से वार्निश के अंदर जा सकता है, इट में भी पॉसिबल है। ऑल कलर्स आर ब्रश, ऑल कलर्स आर ब्रश, इट में भी पॉसिबल, हाँ, कलर्स ब्रश के अंदर हो सकते हैं, ये बात एकदम सही है, ठीक है। तो नॉर्मली 4-5 सही आ गई। अब मेरी बात समझो, सवाल सेम आया है, आपका पहला स्टेटमेंट आता है ये वाला, ऑल पेंट्स आर वार्निश वाला, मान लो ये आता है ऑल पेंट्स आर वार्निश, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये आ गया, सॉरी पहला कंक्लूजन ये आ गया। दूसरा कंक्लूजन उसने बोला नो पेंट्स आर कैनवास, ठीक है। ऑल पेंट्स आर वार्निश, नो पेंट्स आर कैनवास, ये दो स्टेटमेंट आए हैं बस, सॉरी ये 4 स्टेटमेंट आए, ये 2 कंक्लूजन आए। उसने जो आपको अब नीचे दिया, ए में ऐसे बोला कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, बी में उसने बोला केवल एक, ठीक है, सी में उसने बोला केवल 2 सही है, और डी में उसने बोला 1 या 2 सही है। अच्छा, इसने यहां बोला 1 या 2 दोनों गलत है, या तो दोनों गलत है, 1 सही है 2 सही है, या 1 या 2 में से कोई एक सही है। अब आप ध्यान से सोचना मेरी बात, अगर आप नॉर्मल बिना दिमाग लगाए करोगे तो आप बोल दोगे सर इट में भी पॉसिबल नहीं लिखा हुआ, तो ये दोनों गलत है, ये आप करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आप कर रहे हो गलत, सवाल को गलत कर रहे हो। क्यों? जरा एक बात देखना, अगर पहली कंडीशन सही है, अगर पहली कंडीशन सही है, ऑल पेंट्स आर वार्निश, पेंट्स जो है वो वार्निश के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो नो पेंट्स आर कैनवास, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ठीक है। और नो पेंट्स आर कैनवास, अगर ऐसा है तो सेकेंड वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी, यानी कि 1 और 2 दोनों एक साथ क्या हो सकते हैं, मतलब यहां 1 या 2 नहीं आएगा, 1 और 2 दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, ये वाली कंडीशन जो है ना इसकी सही हो जाएगी तब। लेकिन अगर स्पेसिफिकली ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि एक के सही होते ही दूसरा अपने आप सही हो जाता है इस तरह के सवाल में, मतलब इतना डीप में आरबीएस जाएगा आई डोंट थिंक, बट फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि कभी 2 स्टेटमेंट है तो उन दोनों का भी आपस में आपको रिलेशन देख लेना है। चलिए ठीक है, अगर ये लास्ट वाली बात समझ में नहीं भी आई तो छोड़ देना, इतना डीप में नहीं पूछेगा, सिर्फ मैंने वैसे ही आप क्यूरियोसिटी वश आपको बता दिया कि इस तरह भी काफी डीप में घुसकर भी सवाल आ सकते हैं। जनरली ये सवाल डेटा सफिशिएंसी में आते हैं कि दोनों को साथ लेने पर सही होगा या केवल एक को लेने पर सही होगा। आरपीएससी के सिलेबस में डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक नहीं है, इसलिए उस चीज की पॉसिबिलिटी कम है। चलिए अब हम पीवाईक्यूज करते हैं फटाफट से, यूपीएससी सीसेट के, आरपीएससी के, एसआई के। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ जी, क्या बोल रहा है? वही बात है कि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है, स्टेटमेंट को आपको सही मानना है और कंक्लूजन का देखना है। सम सिंबल्स आर फिगर्स, ठीक है सर, सम सिंबल्स आर फिगर्स,
ऑल सिंबल्स आर ग्राफिक्स, ऑल सिंबल्स ग्राफिक्स, और वही बात कि ये जी पूरे एफ को भी शामिल कर सकता है। नो ग्राफिक इज पिक्चर, ग्राफिक और पिक्चर पी बाहर होगा, और पॉसिबिलिटी ये है कि पी एफ को अपने साथ ले ले। समझ में आया? ये डायग्राम बन गया। बेसिक जो पॉसिबिलिटीज है वो आपके माइंड में अपने आप चल जानी चाहिए कि जी पूरी तरीके से एफ को शामिल कर सकता है, पर किसी भी कंडीशन में पी जो है वो जी के अंदर नहीं आ सकता, एस तक नहीं पहुंच सकता, पी एफ को अपने साथ ले सकता है। ठीक है, कंक्लूजन, सम ग्राफिक्स आर फिगर्स। अब मुझे एक बात बताओ, वही चीज क्यों? क्योंकि सम सिंबल फिगर है और पूरा ये है, तो ये जो कॉमन पार्ट है ये हमेशा जी के साथ रहने वाला है। ठीक है, ये कॉमन पार्ट हमेशा जी के साथ रहने वाला है, तो सम ग्राफिक्स आर फिगर्स जो है वो स्टेटमेंट हो जाएगा सही। ठीक है, अब सम सिंबल्स, अब आप बोलोगे सर ये अगर पूरा शामिल कर लेगा तो, अरे तब भी तो सम वाली कंडीशन ठीक रहने वाली है, चाहे पूरा शामिल कर ले चाहे पूरा शामिल नहीं करे, सम ग्राफिक्स आर फिगर्स तो सही रहने वाला है। ठीक है, अब सम सिंबल्स आर पिक्चर्स, सिंबल और पिक्चर ये कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। ये तो नॉर्मल तो गलत है ही, इवन यहां पर भी अगर मैं इट मे भी पॉसिबल भी लिख दूं तब भी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि P को G के अंदर घुसने की एंट्री नहीं है और S पूरी तरीके से G के अंदर सेफ है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, पहला सही। कथन निष्कर्ष, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। हाँ, अब ये वो वाला सवाल है जो मैं कह रहा था आपको, स्टेटमेंट देख के केवल आपको वही बनाना है ना, केवल आपको वेन डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट देख के और कुछ नहीं करना। कितना आसान है, देखो वीडियो को पॉज करो, पहले तो खुद करने का ट्राई करो। ठीक है, अब देखो कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते हैं ना हम तो। सम ऑफ द बास्केटबॉल प्लेयर्स आर वॉलीबॉल प्लेयर्स, यानी कि ये मेरा बास्केटबॉल है, ये मेरा वॉलीबॉल है। सम ऑफ द वॉलीबॉल प्लेयर्स आर बैडमिंटन प्लेयर्स, ये बैडमिंटन है ये बास्केट है। हाँ, लेकिन नो बास्केटबॉल प्लेयर इज अ बैडमिंटन प्लेयर। इसने क्या कर दिया, ये करते ही इसने जो हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं ना उसको इसने बंद कर दिया। इसने बोला सम बास्केटबॉल वॉलीबॉल है, सम वॉलीबॉल बैडमिंटन है, लेकिन आप ये मत सोच लेना कि बास्केटबॉल और बैडमिंटन आपस में मिक्स हो सकते हैं। सिर्फ इसने ये लाइन देके आपकी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी और सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी कि तीनों के अंदर इस तरह का रिलेशन। बस कौन से वेन डायग्राम में ये रिलेशन है देख लो, फर्स्ट नंबर का वेन डायग्राम, फर्स्ट नंबर का वेन डायग्राम, बात खत्म। इतना सा सवाल, इतना इजी सवाल आरपीएससी इस वेन डायग्राम वाले से पूछती है। ठीक है, और इसने मतलब ये लाइन जनरली ये नहीं देता, लेकिन क्वेश्चन डिलीट ना करवा दे लोग कि अरे ये भी तो पॉसिबिलिटी होती है, तो ये पॉसिबिलिटी को खत्म करने के लिए आरपीएससी लास्ट लाइन दे दी कि सम बास्केटबॉल आर नॉट बैडमिंटन, ऐसा हो गया। सम क्या, नो बास्केटबॉल इज बैडमिंटन वाली कंडीशन दे दी, जिससे कि वो पॉसिबिलिटी ना बने और इस नॉर्मल वाली पॉसिबिलिटी के अंदर ही बच्चा आसानी से सवाल को कर ले। चलो अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल कर लिया होगा। ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, यानी इतना आसान सवाल, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, एकदम बेसिक बात जो हमने शुरू में की थी। कंक्लूजन, ऑल ब्रांचेस आर लीव, ब्रांचेस से लीव की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर, ऑल वाली कंडीशन सही होती है सर। सम लीव्स आर ब्रांचेस, ऊपर से नीचे आ रहा है, सम वाली कंडीशन सही होती है। ऑल फ्लावर आर ब्रांचेस, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑल वाली कंडीशन ठीक नहीं होती, सम वाली ठीक होती है। ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, ऑल लीव्स ब्रांचेस, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑल वाली नहीं होगी, 1 और 2 ठीक होगा। बस अब आरपीएससी इससे ज्यादा क्या आपको प्लेट पे रख के एक सवाल दे दे कि लो ले जाओ एक सवाल सही, इससे सवाल क्या होगा? मतलब एकदम बेसिक, जहां से वेन डायग्राम शुरू करते हैं उस पर बेसिक सवाल। चलिए अब करो ये सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप सवाल क्या हुआ। सम कैट्स आर अलमीरास, कैट्स अलमीरास। मान लीजिए किसी को अगर नहीं पता कि वेन डायग्राम में क्या होता है और वो देखेगा अगर वीडियो और वो लिखेगा सम कैट्स आर अलमीरास, क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग, बिल्ली को उन्होंने अलमीरा बना दिया है, मतलब हद होती है। सम अलमीरास, सम कैट्स आर अलमीरास, सम अलमीरास आर चेयर्स, सी एच, ये कैट है भाई, CAT,
सम कैट्स आर अलमीरा, सम अलमीरा आर चेयर्स, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो वही वाली बात कि ये टेबल कहीं तक भी जा सकता है, टी जो है इन दोनों को शामिल आपस में कर सकता है। सर्टेनली, एकदम आरपीएससी बता के बोलती है कि भैया सर्टेनली, भूल मत जाना कि इट में ही पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। सर्टेनली सम अलमीरास आर टेबल्स, सम अलमीरास आर टेबल्स, सर्टेनली ये बात हम कह सकते हैं क्या, बताना जरा। ये चीज मैंने बेसिक में नहीं पढ़ाई, आरपीएससी ने पूछी। सर्टेनली सम अलमीरास आर टेबल कह सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अलमीरा और चेयर में सम का रिलेशन है और टेबल के अंदर चेयर से ऑल हो रहा है, तो ये पार्ट तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, चाहे ये पूरा भी शामिल कर लेगा तब भी सम अलमीरास आर टेबल्स आप सर्टेनली बोल सकते हो। सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, सम कैट्स मे नॉट बी चेयर्स, जी हाँ सर, ये कैट्स वाला ऐसे भी तो बन सकता है। और सम कैट्स मे नॉट बी चेयर एकदम सही है, और इसने बोला मे नॉट बी, यानी कि जरूरी नहीं है वो इट में भी पॉसिबल वाली लाइनें लिखे, मे नॉट बी, मे ऐसे करके भी कर सकता है। सम टेबल्स मे चेयर या फिर सम टेबल्स मे नॉट बी चेयर, मे बी चेयर, तो वो भी इट में भी पॉसिबल है और ये इट में भी पॉसिबल में ठीक हो जाती है, यानी कि दोनों कंक्लूजन आपके सही हो जाएंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ आया? सर्टेनली सम अलमीरास आर टेबल्स क्यों हो जाएगा सही? पहले हम कर चुके हैं, मतलब इस तरह के सवाल में नहीं कर चुके, पर ये कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि ये वाला पोर्शन तो पक्का कॉमन आएगा, चाहिए पूरा शामिल कर ले तब। चलो अगला सवाल, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए देखते हैं। ऑल कलर्स आर प्लीजेंट्स, कलर्स प्लीजेंट्स, सम कलर्स आर प्लीजेंट्स, नो कलर इज प्लीजेंट, सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट। सवाल कुछ और है, गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, व्हाट इज डेफिनेटली बी कंक्लूडेड। मतलब इस बार इसने ऐसे नहीं लिखा, इसने 4 लाइनें लिख दी और बोला फोर्थ वाला पक्का ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से आप क्या सर्टेनली बोल सकते हो, फोर्थ वाला पक्का ठीक है, फोर्थ वाला ट्रू है, यानी फोर्थ वाला स्टेटमेंट है मान लो एक तरीके से, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये आपके कंक्लूजन है। सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, कैसे बनती है ये कंडीशंस? सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट, जैसे सम कलर प्लीजेंट बनती है वैसे ही ये बनती है। ठीक है सर। पहला स्टेटमेंट, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, पॉसिबल ही नहीं है, गलत। सम कलर्स आर प्लीजेंट, हाँ सर ये बात ठीक है, क्योंकि नॉट और सम के अंदर दोनों बातें ठीक होती हैं। नो कलर इज प्लीजेंट, नहीं सर ऐसे नहीं बोल सकते आप। सम कलर्स आर नॉट प्लीजेंट है, मतलब कुछ कलर्स ऐसे भी हैं जो कि प्लीजेंट है, गलत। यानी पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। क्या बोल रहा है भाई? 1 and 2 आर ट्रू, नहीं सर केवल 2 ठीक है। 3 इज ट्रू, नहीं सर 3 तो गलत है। 2 इज फॉल्स, नहीं सर 2 तो सही है। 1 इज फॉल्स, ये हुई ना बात, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो डी इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना? इतना इजी सवाल, आई थिंक यूपीएससी का सवाल है ये, इतना आसान। चलो अब हमारे जो दिमाग से बोझ था ना कि डायग्राम बनाना है सम से ऑल से, वो हट गया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, अलग टाइप का सवाल। ये सवाल बहुत इजी पड़ता है, बहुत इजी, और इतने कम टाइम में हो जाता है कि पूछो मत। एक वेन डायग्राम बनाया है जिसके बाद आपको 4 विकल्प दिए हैं और आपको सही विकल्प पहचानना है कि ये वेन डायग्राम इन 4 में से कौन सी कंडीशन में फुलफिल कर रहा है रिलेशनशिप को। यानी 4 तरह के रिलेशनशिप बताए हैं इसने, और आपको ये बताना है कि ये वेन डायग्राम किस रिलेशनशिप को पूर्ति कर रहा है। इस तरह के सवाल में करना कैसे होता है, पहले आप वेन डायग्राम को देखो। वेन डायग्राम जो है हमारा ऐसा वाला वेन डायग्राम है जिसमें 3 के अंदर सम वाली कंडीशन में वो वाली पॉसिबिलिटी बन रही है जहां पर तीनों बातें पॉसिबल हैं। यानी कि अगर कोई 3 फिनोमिना है ए, बी और सी, तो उनके अंदर कोई ऐसा रिलेशन है कि कई बार सम ए, सम बी और सम सी भी ठीक हो सकते हैं, ए और सी भी आपस में हो सकता है, केवल बी और सी भी हो सकते हैं, और तीनों भी आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं। यानी हमें ऐसा रिलेशन चाहिए 3 चीजों के बीच में जो किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी बना ले अपनी। चलिए पहला देखो, टीचर, मदर, डॉक्टर। जरा सोचना आप कि क्या ये 3 लोग अपने आप में अलग हो सकते हैं? टीचर अपने आप में कोई अलग हो सकता है, मदर आपकी अलग हो सकती है, जरूरी नहीं है वो टीचर डॉक्टर दोनों में से कुछ भी हो। डॉक्टर अपने आप में अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है वो मदर हो और टीचर हो। यानी तीनों अपने आप में अलग अलग हो सकते हैं, हाँ सर हो सकते हैं। क्या कोई टीचर और मदर दोनों हो सकती है? हाँ बहुत लोग होते हैं, मतलब बहुत फीमेल्स होती हैं जो मदर भी हैं और टीचर भी हैं। ठीक है सर। क्या कोई टीचर और डॉक्टर दोनों हो सकते हैं? हाँ कई डॉक्टर हैं जो टीचिंग भी करते हैं,
असिस्ट जो प्रोफेसर भी होते हैं। क्या मदर डॉक्टर हो सकती है? हाँ, बहुत लोगों की मम्मी डॉक्टर होती है। ठीक है सर, यानी कि अलग अलग ही पॉसिबल है, कोई दो भी पॉसिबल। क्या तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है? हाँ, मेरी मदर डॉक्टर है और साथ में प्रोफेसर भी है, तो टीचर भी है, डॉक्टर भी है, मदर भी है, तीनों कॉमन भी हो सकते हैं, यानी ये सही है। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट इसको फुलफिल कर रहा है। जरा आगे वाले पढ़ लेते हैं। यूनिवर्स, प्लैनेट्स, स्टार्स। यूनिवर्स के अंदर स्टार्स होते हैं, ठीक है, और स्टार्स के अंदर कुछ प्लैनेट्स होते हैं, यानी इनके अंदर तो ऐसा वेन डायग्राम बन सकता है। यूनिवर्स के अंदर प्लैनेट, प्लैनेट में स्टार्स। ये तो नहीं बनेगा कि स्टार्स भी क्या यूनिवर्स हो सकते हैं? नहीं, स्टार्स यूनिवर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स। सर, सर्विस टैक्स अलग चीज है बिल्कुल, सेल्स टैक्स अलग चीज है, इनकम टैक्स अलग चीज है। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां पर लिख दूं इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, तो हाँ, फिर भी मैं कर दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सर जो आपका सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स आता है, और डायरेक्ट टैक्स में आपका इनकम टैक्स आता है, पर वो चीज है ही नहीं। तीनों क्या है? एकदम अलग बातें हैं, तो इसमें भी वो रिलेशन नहीं है। लाइब्रेरी, बुक्स, फर्नीचर, नहीं सर, ये पॉसिबल है कि लाइब्रेरी के अंदर बुक्स और फर्नीचर हो, पर बुक्स और फर्नीचर का तो आपस में कोई लिंक हो ही नहीं सकता, यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी इस चीज को फुलफिल नहीं कर रहा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही, वो सॉरी, पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो कि इस वेन डायग्राम को फुलफिल कर रहा है ना। बहुत आसान, मतलब इतना आसान होता है ये चीज, तो बस थोड़ा बहुत दिमाग भी है आपके अंदर, वेन डायग्राम को पढ़ना आता है कि इस वेन डायग्राम का मतलब क्या है, तो उससे आप इस रिलेशन को इजीली डिकोड कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल और भी आसान, और भी आसान सवाल, कि आपको वेन डायग्राम दे दिया, वेन डायग्राम में आपको नंबर लिख के दे दिए, और ये बता दिया कि सर्कल का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब क्या है, आयत का मतलब क्या है, ट्राइंगल का मतलब क्या है, तो ये नंबर किसको डिनोट कर रहा है, या फिर जो हम ये पूछ रहे हैं वो क्या है, इस तरह का सवाल। वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो। वेन डायग्राम आप समझ गए हो कि वेन डायग्राम में कौन सी लोकेशन में क्या होता है, तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आप हिंदी नहीं पढ़ सकते हो। आयत पुरुष को दर्शाता है। आयत कौन सा है इसमें? ये सर आयत है, ये मेल है। ठीक है सर। त्रिभुज शिक्षित लोगों को दर्शाता है। ये त्रिभुज है सर, इसका मतलब है एडुकेटेड। व्रत शहरी लोगों को दर्शाता है। ये है व्रत, यानी ये अर्बन को दर्शा रहा है। वर्ग सरकारी कर्मचारी दर्शा रहा है, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बस, ठीक है, सारे फिगर हो गए मेरे। ठीक है, कौन सा विकल्प उन शिक्षित पुरुष को दर्शाता है जो शहरी नहीं है? मतलब शिक्षित होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, शहरी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले शहरी नहीं है ना, तो शहर का कौन सा है? गोला, यानी इस गोले से बाहर देखना है आपको, इस गोले से बाहर देखना है। अब देखते हैं कि एजुकेटेड और मैन कहां कॉमन आ रहे हैं सर। एजुकेटेड है मेरा ये ट्राइंगल, और मैन है मेरा ये रेक्टेंगल। अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों में आ रहा है कॉमन। इसमें एक तो व्रत के अंदर आ रहा है 4, ये तो मुझे लेना नहीं है। व्रत के बाहर क्या है? 11, तो बस यही 11 मेरा आंसर है। अब बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना था, बस केवल आपको सबके आगे लिख लेना है जिससे इजी हो जाए। क्या पूछा है उसको अलग से ऐसे डिनोट कर लो कि यू तो नहीं चाहिए, यू के बाहर आ जाओ भाई, ई और एम दोनों चाहिए, तो ई और एम कहां पे कॉमन आ रहा है? उस कॉमन एरिया में से यू के एरिया को हटा दो, बस आ गया आपका आंसर। इससे आसान क्या हो? चलिए, अब जो मुझे लग रहा है कि आरपीएससी, ये तो थर्ड टाइप के सवाल है ना, अब इसके अंदर वो घुसेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आरपीएससी घुसने वाला है। अब इन सवालों को आप समझो। एक परीक्षा में बैठने वाले 130 छात्रों में से 62 अंग्रेजी में, 52 गणित में असफल रहे, जबकि 24 अंग्रेजी और गणित दोनों में असफल रहे। अंततः उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? सिर्फ 2 सब्जेक्ट बोल रहा है, मैथ्स और इंग्लिश। मतलब कि जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको मतलब स्टेटमेंट देख के और डायग्राम पहले बनाना होगा, तो ये डायग्राम बनाओगे आप। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? टोटल जो छात्र बैठ रहे हैं 130 छात्र हैं। ठीक है, टोटल 130 छात्र हैं, 62 अंग्रेजी में असफल है और 52 गणित में असफल है। मान लो ये इंग्लिश है, 62 बच्चे फेल हुए हैं, ये मैथ्स है, और ये 52 बच्चे फेल हुए हैं। 24 बच्चे अंग्रेजी और गणित दोनों में असफल रहे हैं। दोनों में असफल रहना मतलब सर आप इंटरसेक्शन की बात कर रहे हो। कितना है भैया? 24, यानी इंटरसेक्शन यहां कहां होता है? इधर होता है सर। निकालना क्या है मुझे?
अंततः उत्तीर्ण होने वाले। उत्तीर्ण का मतलब क्या है कि मैथ्स और इंग्लिश इसमें से किसी एक में भी फेल ना हुआ हो। मतलब अगर मैं ये निकाल लूं कि मैथ्स या इंग्लिश में से किसी एक में भी फेल हुआ हो, उसको मैं टोटल नंबर में से कर दूंगा माइनस, तो क्या आ जाएगा मेरा, यानी कि 130 में से मैं मैथ्स और इंग्लिश दोनों में से किसी एक में भी फेल हुआ हो। क्या कौन सी वाली कंडीशन है सर? ये यूनियन वाली कंडीशन है। तो कैसे निकलती है भाई? एम यूनियन ई बराबर एन एम प्लस एन ई माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है, यूनियन मुझे निकालना है 62 प्लस 52 माइनस 24। ये कितने हो गए भाई? 6 और 5 11, 114 माइनस 24 कितने हो गए भाई? 90। टोटल 132 लोग, 130 लोग थे। 90 लोग जो है इसमें कम से कम मैथ या इंग्लिश में से किसी एक में फेल हो रहे हैं। दोनों में पास होने वाले कौन हो गए? 40 लोग। समझ में आया इस तरह का सवाल? सबसे पहले डायग्राम क्यों बनवा रहा हूं मैं? क्योंकि आगे आने वाले सवालों के अंदर डायग्राम से भी हम चीजों को निकालने वाले हैं। यहां तो बिना डायग्राम के भी काम चल जाता, लेकिन आदत अच्छी डालनी चाहिए हमेशा। तो हम अच्छी आदत डालेंगे, डायग्राम बनाएंगे, क्या चीज क्या है। सबसे पहले उसने इंग्लिश बोला, मैथ्स बोला, दोनों में फेल बोला, लिख दिया। टोटल 130 बोले, पूछा कि पास कौन हो रहा है। एंड पास होने का मतलब क्या है? दोनों में से किसी एक में फेल नहीं होना चाहिए। यानी कि मैं ये निकाल दूं दोनों में से किसी एक में फेल हो रहा है, टोटल नंबर से कर दूंगा माइनस। दोनों में से किसी एक में फेल हो रहा है मतलब क्या है? कम से कम वाली कंडीशन मतलब यूनियन। यूनियन निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया, निकाल के 130 में से कर दिया माइनस। चलिए अगला सवाल सेम टाइप का, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। हाँ, क्या बोल रहा है भाई? 15 लोगों का समूह है, 7 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, 3 लोग दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। ठीक एक भाषा पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? पहली बात, दो चीजों के अंदर ही सर वो बात कर रहा है। वो बात कर रहा है सर फ्रेंच की, कि फ्रेंच 7 लोग पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी 8 लोग पढ़ सकते हैं, 3 लोग दोनों में से कोई भी भाषा नहीं पढ़ सकते। क्या ऐसी कंडीशन है इसमें? नहीं, ऐसी कंडीशन तो नहीं आती है। कंडीशन तो एक ही आती है कि या तो दोनों भाषाएं पढ़ सकते हैं या दोनों में से कम एक पढ़ सकते हैं। अब वही बात समझो, टोटल नंबर में से अगर मैं दोनों में से जो दोनों भाषा नहीं बोलते उसको कर दूंगा माइनस, तो मेरे पास वो आ जाएगा ना कि कम से कम एक भाषा बोलते हैं। बात को समझते हो ना इसको आप? कि टोटल में से अगर मैं दोनों भाषाएं नहीं बोलने वालों को माइनस कर देता हूं, यानी कि 15 में से 3 को माइनस कर देता हूं, आता है 12। मतलब 12 मेरा कौन सा नंबर आ रहा है? मेरा यूनियन आ रहा है सर। यानी कि 12 मेरा एफ यूनियन ई आ रहा है, 12 सर, जो कम से कम एक भाषा तो बोलता ही है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है कि ठीक ठीक एक भाषा पढ़ने वाला, मतलब जो दोनों भाषा वाली कंडीशन है उसको हटा दें। मुझे ये चाहिए सर, मुझे ये नहीं चाहिए। तो अगर मुझे बीच वाला नहीं चाहिए तो पहले मुझे क्या कर सकता हूं? मैं इस पूरे 7 में से इस बीच वाले को माइनस कर दूंगा, फिर इस पूरे 8 में से इस बीच वाले को कर दूंगा माइनस, फिर दोनों को मैं कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो ठीक ठीक एक भाषा बोलने वाले मेरे पास आ जाएंगे। ये बात समझ में आती है? समझ में आती? मुझे ओनली एफ प्लस ओनली ई चाहिए। अब ओनली मैंने पढ़ाया था, ओनली मतलब केवल ये वाली बात, ये बीच वाली बात में शामिल नहीं है, कॉमन वाली बात शामिल नहीं है। तो कॉमन को माइनस करने के लिए पहले कॉमन निकालना पड़ेगा भाई। तो फॉर्मूला यानी यूनियन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस कॉमन वाला पार्ट, यानी कि 8 होगा 15, 15 में से 12 का 3, यानी कि एन क्या आ गया सर? एन आ गया 3। ये मेरा आ गया 3। अब ये पूरा 7 था, 7 में से 3 गए तो ओनली एफ कितना हो गया? 4। ये पूरा 8 था, 8 में से 3 गए, कितना बचा? 5। 5 और कितने हो गए? 9। समझ में आई नहीं आई बताओ? मतलब इस सवाल को और तरीके भी है सॉल्व करने के, लेकिन वेन डायग्राम वाला बेस्ट तरीका होता है। मतलब दो में तो और तरीके से इजी सॉल्व होता है, पर जब 3 बातें आएंगी ना तो वेन डायग्राम से ही तरीके से वो सॉल्व होगा। तो इस तरह के सवाल आपको वेन डायग्राम पे ही करने हैं। समझ में आपको यह आना चाहिए कि वेन डायग्राम में ओनली एफ और ओनली ई क्या है, क्या वो पूछ रहा है, उसको कैसे निकालना है। तो इंटरसेक्शन में से माइनस करना है तो इंटरसेक्शन पहले निकालना है, फॉर्मूले से इंटरसेक्शन निकाल लिया, कॉमन पार्ट निकाल लिया, उसको पूरे में से कर दिया माइनस, अलग अलग, और फिर जोड़ दिया। चलिए अगला सवाल अब 3 वाला है, तो वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए आई होप ट्राई किया होगा। एक कस्बे में 45% पत्रिका ए पढ़ते हैं, 55% लोग पत्रिका बी पढ़ते हैं, 40% लोग पत्रिका सी पढ़ते हैं,
30% ए और बी पढ़ते हैं, 15% बी और सी पढ़ते हैं, 25% ए और सी पढ़ते हैं और 10% तीनों पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते? इसका मतलब क्या है कि 100 में से मैं कम से कम एक पत्रिका पढ़ने वाले को माइनस कर दूं। ये बात तो अब समझ में आती ही होगी। यानी सिंपल सी बात क्या है सर, तीन फिनोमिना है। पत्रिका ए पढ़ते हैं 45%, ए बराबर 45%। अब आपने एक बात नोट करी, जब वो पूरा ए बोलता है तो मैं बाहर लिखता हूं, अगर वो यहीं पर बोलता ओनली ए पढ़ने वाले, सिर्फ ए पढ़ने वाले, कॉमन वाले नहीं, तो मैं 40 अंदर लिखता। ठीक है, तो जब पूरे वाली बात हो बाहर लिखो, ओनली वाली बात हो अंदर लिखो, कभी गलती नहीं होगी। ओनली ए 45, ओनली बी 55, ओनली सी 40, ओनली सी इज 40। 30% सर ए और बी दोनों पढ़ते हैं, ओनली ए और बी तो नहीं बोला, यानी ए और बी जहां पर ये टच कर रहे हैं ना दोनों, यहां लिखूंगा मैं ए और बी 40 सर। 40 सर, सॉरी 30 तो है, 40 कहाँ है? 30 ए और बी पढ़ते हैं, 15 बी और सी पढ़ते हैं, बी और सी सर 15 पढ़ते हैं, 25 ए और सी पढ़ते हैं, एन ए इंटरसेक्शन सी बराबर 25 लोग पढ़ते हैं, 10 तीनों पढ़ते हैं, ये लो सर 10 बीच में आ गया। ठीक है, कितने प्रतिशत लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते? तो मुझे पहले तो यूनियन चाहिए, यानी कम से कम एक पत्रिका पढ़ने का मतलब क्या है? कम से कम एक पढ़ने का मतलब है ये ए बी और सी। फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, ठीक है, याद ही होगा, मतलब मैं इतनी अपेक्षा कर ही रहा हूँ। होता क्या है फॉर्मूले के अंदर, पहले जो सिंगल सिंगल वाले होते हैं वो तो प्लस हो जाते हैं, 45 प्लस 55 प्लस 40, फिर जो दो इंटरसेक्शन वाले हैं वो माइनस हो जाते हैं, -30 -15 -25, फिर लास्ट में जो तीनों वाला है वो प्लस हो जाता है। बस ऐसे याद कर लो, कभी ऐसे रटने वाली बात ही नहीं हो जाएगी। चलो जोड़ लेते हैं, 45 और 55 कितने हो गए? 100 और 40 कितने हो गए? 140, और ये 10 और जोड़ लो एक साथ ही, 150 कर लो उसको। 25 और 15 से 40 और 30 70 होते हैं, यानी कितना आ गया सर? 80% आ गया वो लोग जो कि कम से कम एक पत्रिका पढ़ते हैं। निकालना मुझे ये है कि कोई पत्रिका नहीं पढ़ते। परसेंटेज सर आप बोलोगे टोटल दिया ही नहीं हुआ, अरे परसेंटेज दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज तो 100 ही होता है, तो 100 में से 80 गए तो 20। क्यों लिया भाई 100? टोटल नंबर नहीं दिया हुआ था, पर सारी एंटिटी परसेंटेज में दी हुई है, सारी क्वांटिटी परसेंटेज में दी हुई है। मतलब क्या है, टोटल 100% लोग हैं, 80% लोग कम से कम एक पत्रिका पढ़ते हैं, तो 20% लोग कोई पत्रिका नहीं पढ़ते। सवाल खत्म। इस तरह का सवाल आई एम एक्सपेक्टिंग RAS में आना चाहिए। चलो अब और एक लेवल आपको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को पॉज करो और आप थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो और करने का ट्राई करो। चलिए, आई होप सॉल्व करने का ट्राई किया होगा। 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में से कम एक गेम तो खेलता ही खेलता है। मतलब क्या हुआ सर? ये आपको यूनियन दे दिया इसने, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, ये तीनों में से कम एक गेम खेलते हैं। 185 क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी खेलते हैं, 100 फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है सर, बना लेते हैं, ये बना लिया और ये बना लिया। क्रिकेट लो भैया 185 लोग, हॉकी 165 लोग, फुटबॉल 160 लोग। 40 लड़के, अब ध्यान से समझना, 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल केवल, यानी अंदर लिखूंगा मैं 40, यानी ये वाला पार्ट इसमें शामिल नहीं है। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट, हॉकी क्रिकेट 20 लड़के अंदर लिख रहा हूं मैं, 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल। तो आपको निकालना है कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, यानी एक्स। है सवाल में दम? बिल्कुल है सर सवाल में दम। क्यों है वो समझना। मतलब मुझे तो एक्स निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। सर आप बोलोगे बहुत ही आसान लग रहा है ये तो। भाई आप लिखोगे यूनियन, सॉरी यूनियन 400 है ना, यूनियन इजिकल्स टू सिंगल सिंगल ले लो पहले तो, 185 प्लस 165 प्लस 160। अब है सवाल में कैच, सर मुझे तो इंटरसेक्शन को माइनस करना था, पर वो तो नॉर्मल में दिया होता है, यहाँ तो ओनली दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, नॉर्मल में होता क्या है 20, और इसको जोड़ देते हैं 20 प्लस एक्स 40, और इसको जोड़ देंगे 40 प्लस एक्स
tan और x जोड़ देंगे tan प्लस एक्स। यही इस सवाल का कैच है। नॉर्मल जब हम लेते हैं तो हम ये वाली कंडीशन लेते हैं, यानी कि हम एन सी इंटरसेक्शन एच लेते हैं, पर यहां पर ओनली वाली कंडीशन है कि ओनली सी एंड एच। तो ओनली सी एंड एच मतलब क्या होता है, तो एन सी इंटरसेक्शन एच बनता है ओनली सी एंड एच प्लस जो तीनों में कॉमन है, यानी कि ये वाला एरिया प्लस ये कॉमन वाला एरिया। तो समझ में आई बात, यानी जब हम करेंगे माइनस तो ये हो जाएगा 20 प्लस एक्स, फिर करेंगे माइनस तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर करेंगे माइनस तो हो जाएगा 10 प्लस एक्स। अब क्योंकि लास्ट में क्या होता है, वो प्लस होता है, तो प्लस एक्स, क्योंकि यही तो लास्ट में आता तीनों का कॉमन। ठीक है, फॉर्मूला नहीं हो तो वापस देख लेना पीछे से। फॉर्मूले में क्या होता है, यूनियन इज इक्वल टू सिंगल 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 तीनों प्लस, माइनस तीनों इंटरसेक्शन माइनस, प्लस तीनों का इंटरसेक्शन प्लस। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्योंकि यहां पर ओनली वाली कंडीशन थी, मैंने प्लस एक्स लगा दिया 400। भाई ये कितने हो गए, या पहले जो चलो जोड़ ही लेते हैं, 185 और 165, 190 और 160 कितने हो गए, 190 और 160, 350 हो गए, 350 और 160, 510, 5 और 5 10, 8 14 और 1 15 और 6 21, हाँ ठीक है 510, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 10 माइनस के 3x प्लस के x, यानी ये कितने हो गए भाई 440 और 20 60, 60 और ये हो गए आपके 440 और 20 60 और 70, यानी 510 माइनस 70 और ये हो गए माइनस 2x। ठीक है, तो ये कितने बच गए भाई 460, एक सेकंड कुछ जोड़ने में गलती कर दी क्या, 5 और 5 10, ठीक है 6 और 1 7 और 13, 13 और 8 21, 2 3 4 5, ठीक है 20 और 40 60 और ये 70 हो गए और ये 2x हो गए, यानी ये कितना बच गया, यहाँ लिख देते हैं 400 बराबर 510 में से गए 70, तो बचे आपके 440 माइनस 2x, यानी 2x बराबर 440 में से 400 गए तो 40, x बराबर आपका बच गया 20। x की मुझे निकालना था 20 आंसर। सवाल में सिर्फ क्या चाहिए था कि ओनली दे दिया उसने, ठीक है, तो आपने प्लस एक्स कर दिया। चलिए अगला सवाल, इतना बड़ा, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए सवाल कर लिया होगा आई होप। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में, 61% फिजिक्स में, 60% रसायन में, यानी पहले बार तो तीनों वाला बनेगा तो बना देते हैं। 53 मैथ्स में 53% सर, 61% जो है फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स में 61%, 60% केमिस्ट्री में 60%, ठीक है सर। 24% गणित और भौतिक, यानी मैथ्स और फिजिक्स दोनों में, और नॉर्मल बोला है एकदम, यानी कि यहां पर आएगा एन एम इंटरसेक्शन पी, ये आपको दिया हुआ है 24%, ठीक है। 35% फिजिक्स और केमिस्ट्री, एन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 35%। 27% इधर आ जाएगा, एन एम इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू 27%। 5% तीनों में से किसी में भी पास नहीं होते, इसका मतलब क्या है, तीनों में से किसी में पास नहीं होते, 100 में से कर देंगे माइनस, यानी कि जो यूनियन वाली कंडीशन है वो हमें दी हुई है, मैथ्स यूनियन पी यूनियन सी बराबर सर 95 दी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया ना, तीनों में से किसी में पास नहीं होते, ठीक है। तब गणित और रसायन विज्ञान में पास, किंतु भौतिकी में फेल, गणित और रसायन विज्ञान में पास और भौतिकी में फेल, मैथ्स और केमिस्ट्री में पास, फिजिक्स में फेल, मतलब मुझे ये वाला एरिया, यानी कि ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री में पास वाला एरिया, ठीक है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओनली पास वाला एरिया, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ओनली पास वाला एरिया, इन दोनों का मुझे चाहिए रेशो, ठीक है। समझ में आया सवाल, ये आपने पहले बना लिया, मैथ्स दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री दिया हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है, आपसे इन दोनों का रेशो पूछा है, तो सिंपल बात है कि मेरे पास जब ये पूरा है, एन वाला है, ओनली निकालना है, तो तीनों वाली जो कंडीशन है माइनस कर दूंगा, इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा, तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं।
तो कैसे निकलता है भैया, यूनियन बराबर तीनों पहले सिंगल सिंगल 61 प्लस 60, तीनों का इंटरसेक्शन इस बार नॉर्मली दिया हुआ है तो नॉर्मली माइनस कर देंगे, 24 35 27 प्लस के अंदर आपका क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है 95 बराबर, देखिए भाई कितने हो गए, 60 और 60 20, एक जोड़ देते, 3 और 1 4, 6 और 6 12 और 5 17, 174 हो गए सर, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 2 और 1 3, 3 और 3 6 8 हो गया, 86 प्लस x 95 बराबर कितने, 88 हो गए क्या, जी हाँ 88 हो गए, x बराबर आपका आ गया 7, यानी यहां पर है सर 7। अब देखो ये पूरा है 27, पहले क्या बोला है, मैथ्स और केमिस्ट्री बोले ना, हाँ ये पूरा है 27, ये है 7, यानी क्या हो गया, ये 27 में से 7 गए तो सर 20 हो गया, ये पूरा है 35, 35 में से 7 गए तो कितना बचा भैया 28, लो भैया आप निकाल दो रेशो, 4 पंजे 20, 4 से 28, 5 रेशो 7, ये आपका जवाब हो गया। बताओ समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। इस सवाल में क्या अलग बात थी, इंफॉर्मेशन वही दी है जो पहले वाली थी, इंटरसेक्शन गायब कर दिया और सिर्फ इतना बोला कि इसका और इसका रेशो निकालो, तो ठीक है इंटरसेक्शन निकालूंगा, इस पूरे वाले में से माइनस कर दूंगा, बस आपको ये क्लियर है ना कि ओनली एन एंड ई क्या है और एन इंटरसेक्शन ई क्या है, कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस केवल आपको इतना समझ में आना चाहिए। चलिए आखिरी सवाल, अब थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, दिखने में मुश्किल करने में आसान, तो वही सवाल है, वीडियो को पॉज करो, करने का ट्राई करो। चलिए क्या बोल रहा है, एक क्लब में कुल 120 संगीतकार में से 5% गिटार वायलिन बांसुरी तीनों वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, इसका मतलब क्या कि एन गिटार इंटरसेक्शन वायलिन इंटरसेक्शन बांसुरी तीनों बजा सकते हैं ना, तो इंटरसेक्शन है वो है 120 का 5%, तो लो सर 120 का 5% निकाल देते हैं, यानी आ गया 6, डायग्राम बना देते हैं, ये मेरा डायग्राम, ये मेरा डायग्राम, ये मेरा डायग्राम, ये मुझे 6 दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या है भैया, एक तो गिटार है, एक वायलिन है और एक बांसुरी है सर। लो ऐसा होता है कि उपरोक्त वाद्य यंत्र में से किन्हीं दो, और या नहीं है यहाँ पर और है, थोड़ा सा ही कर लेना, ये हिंदी में और है, 2 एंड ओनली 2, उपरोक्त वाद्य यंत्रों में से किन्हीं दो और केवल दो वाद्य यंत्रों को बजाने वाले संगीतकारों की संख्या 30 है। इस लाइन में क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब यह है कि ओनली 2 वाद्य यंत्र बनाने वाले, यानी कि ये जो 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंटों को जोड़ के दिया हुआ है 30, यानी अगर मैं यहां पर पॉइंट बना के 30 लिख दूं समझ में आ जाएगा ना आपको। क्या बोला इसने, 2 एंड ओनली 2, ओनली वाली कंडीशन ये 2 एंड ओनली 2 30 है, इन तीनों को जोड़ के 30 है सर। अकेले गिटार बजाने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है, अकेले गिटार मतलब ओनली गिटार, सिर्फ ये 40, देख लो मैं अंदर लिख रहा हूं, जब वो सिंपल बोलता है गिटार तो मैं गिटार के बाहर यहां 40 देता हूं कि ये पूरा गोला होता है, लेकिन केवल अकेले गिटार वाली बात है, अकेले गिटार है 40, उन संगीतकारों की कुल संख्या क्या है जो अकेले वायलिन या बांसुरी बना सकते हैं, यानी कि तो ये दो बातें हैं, इन दोनों को जोड़ के पूछा है, अकेले वायलिन अकेले गिटार। कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया, डायग्राम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले तीनों को इंटरसेक्शन दिया हुआ है, 120 का 5% मैंने लिख दिया, इसने बोला 2 एंड ओनली 2 30 है, यानी कि ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन ओनली 30 है सर। अब इसने बोला केवल गिटार 40 है, तो केवल बांसुरी और केवल वायलिन का जोड़ के बताओ। अब अगर आप इस सवाल को जाओगे फॉर्मूले से करने के लिए तो आप हो जाओगे परेशान, हो जाओगे पागल, क्योंकि पता नहीं कहां से क्या माइनस करना पड़ेगा। फिगर को ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो और सवाल को फिर पढ़ो। एक क्लब में कुल 120 संगीतकार हैं, 120 संगीतकार होने का मतलब क्या है कि कम से कम एक वाद्य यंत्र तो हर कोई बजा रहा है, ये भी तो दिया हुआ है, यानी कि एन जी यूनियन एन जी यूनियन वायलेंट यूनियन बी ही मुझे दिया हुआ है 120, इस पूरे का, और वायलेंट मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब इस बाहर का एरिया, ये बाहर का पूरा एरिया मेरे पास है, समझ रहे हो, पूरा 120 है, इसमें से ये पोर्शन 40 है, ये पोर्शन 6 है, ये तीनों पोर्शन 30 है, तो मुझे ये दोनों ही तो निकालने हैं, मतलब जो जो पोर्शन दिया हुआ है
उसको जोड़ के अगर मैं 120 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे ये दोनों पोर्शन आ जाएंगे। ध्यान से देखो फिगर को, 40 ये दिया हुआ है, ये तीनों का सम दिया हुआ है, सम ही तो चाहिए मुझे, अलग अलग चाहिए भी नहीं, तीनों का सम मुझे दिया हुआ है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन दिया हुआ है, बाकी जो दो पोर्शन बचे उनका भी सम ही पूछा है, तो उन दोनों का सम आ जाएगा ना। इन तीनों को जोड़ दो, 40 और 30 70, 70 और 6 76 है सर। टोटल इंटरसेक्शन 120 है, 120 में 76 के तो सर बचा 44, यही आपका जवाब है 44। अब आप बताओ, अगर वेन डायग्राम नहीं समझ में आता, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं है वेन डायग्राम का, तो इस सवालों को कैसे करेगा, सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे नहीं कर सकता। तो वेन डायग्राम में एक एक एंटिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। इस तरह का सवाल अगर RAS प्रीलिम्स ऐसा ही में आता है तो कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है, इतना वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन यही है कि जो ये सवाल नंबर 11 है ना, नहीं सवाल नंबर 10 है, इससे यही लेवल का सवाल आना चाहिए। पर अगर पेपर को हार्ड बनाना होगा तो इसलिए मैंने फिर सवाल नंबर 13 तक इसमें सोच सोच के सी सेट के सवाल ले लेके डाले हैं, जिससे कि हर तरह का सवाल आप कर सको। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और वेन डायग्राम जैसी एक नई चीज आपको जरूर समझ में आई होगी। कोई भी अगर वीडियो में डाउट रह गया हो वापस से देख लेना, कमेंट कर देना, उस चीज को अगले वीडियो में हो सकता है हमें फिर से बता दो। ठीक है, तो कोई भी फीडबैक हो, कोई भी अगर आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, लेक्चर पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।